हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और यार आपकी जो प्रिपरेशन है नीट 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपकी यार चल रही होगी। तो बेटा क्या आप तैयार हैं आज के शानदार जानदार लेक्चर के लिए। जैसा कि आपको पता है बेटा ह्यूमन फिजियो चल रही है और ह्यूमन फिजियो में चल रहा है आपका बेटा कौन सा चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज है इसका बेटा लेक्चर थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड ग्रुप्स, जिसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी एबीओ ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग, और देन बेटा हम पढ़ेंगे आपके क्या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वैसे तो बेटा सबसे पहले हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड ही पढ़ेंगे, जिसे आप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। जब आपके कट लग जाता है तो जस्ट कुछ समय बाद ही विद इन मिनट्स आपके जो है बेटा वो जहां ब्लड निकल रहा होता है वहां ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो आपकी बेटा रुक जाती है। वो कैसे रुक जाती है, क्या ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर, वो सब आज जो है बेटा हम जानेंगे। किसके अंदर, आपके कोगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर आप उसे कह सकते हो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर। पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसके बाद बेटा ब्लड ग्रुप्स के ऊपर चलेंगे। आखिर आपके ए बी ओ इन ग्रुप्स को ए बी ओ ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते। आखिर क्या मिलता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है बेटा, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये सब आप जानोगे बेटा। रटोगे नहीं, कंसेप्ट जानोगे। अगर कोई आपको कह देगा, अगर बेटा मैं आपको आज कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे आप जो है तुरंत बता दोगे देखते ही कि ये बंदा इसको ब्लड दे सकता है नहीं दे सकता। ठीक है बेटा, आज आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। तो चलें बेटा आज का लेक्चर शुरू करें। और बेटा किसी भी बच्चे को अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी की पीडीएफ नहीं, अब तक जितने भी हमने बेटा लेक्चर्स यूट्यूब पर लिए उन सब की पीडीएफ आपको बेटा कहां पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो बेटा, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर इस समय, उससे भी आप जो है बेटा ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि बेटा आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जो है बेटा आप क्या करें बेटा उसको जो है डाउनलोड कर लें। ठीक है, नोट्स खुद के बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। क्यों? क्योंकि खुद के नोट से ही काम चलता है बेटा, दूसरे नोट से काम नहीं चलता। ठीक है बेटा, तो तैयार है आज का लेक्चर लेने के लिए। शुरू करें आज बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आओ तो देखो आज शुरू करते हैं बेटा आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और अब तक बेटा मैं उम्मीद करता हूं जो लेक्चर्स आपके लिए हैं मैंने, आपको बेहतरीन तरीके से वो समझ में आए होंगे बेटा। लेक्चर 1 हो चाहे वो बेटा लेक्चर 2 हो, एक भी ऐसा लेक्चर नहीं है जिसके अंदर बेटा जान नहीं लगाई जाती है। जितना बेटा मैं दम लगा रहा हूं ना, आपको उससे 2 गुना दम ज्यादा लगाना होगा, तब जाके बेटा एक एग्जाम क्रैक होगा, तब जाके आपका नीट क्रैक होगा। बेटा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आप एक तरीके से कह सकते हो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये। क्यों? क्योंकि बेटा कट ऑफ के थ्रू आप देखो कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। खैर इस साल तो पेपर जो है बेटा आपका जो है काफी अलग ही लेवल का आ गया, तो कट ऑफ नीचे गिर गई। पर सभी बच्चे बेटा एकदम से नीचे गिरे। जो 700 जो 720 वाले थे ना बेटा, वो आपके कहां पे आके रुक गए, 650 पे आके रुक गए। तो बेटा इस सबके साथ ही ऐसी चीजें हुई हैं। अगली साल बेटा पेपर फिर से आपका वही नॉर्मल आएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है, मुझे तो पता है बेटा। कभी जब भी ऐसा होता है बेटा किसी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी पर जब आरोप लगते हैं तो बेटा अगली साल का पेपर वो जो है थोड़ा टफ बनाते हैं। आपको पता है 2024 में क्या हुआ था, तो बेटा 25 का पेपर थोड़ा टफ आना था, बट 2026 के अंदर फिर से वही पेपर आएगा बेटा। ये ट्रेंड बेटा चलता रहता है, बहुत आम बात है। ठीक है, तो बेटा शुरू करें कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्या होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बताया था मैंने अभी अभी क्या होती है। सपोज करो आपको मैंने किसी काम से भेजा, आप सपोज करो मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने कहा यार तुम नीचे जाओ, ठीक है, और एक मैंने आपको रूम बता दिया और मैंने कहा यार वहां पर मेरे जो है कुछ नोट्स रखे हैं या फिर मेरी जो है कुछ किताबें रखी हैं, आप उसको लेके आओ। आप जाते हो नीचे, आप क्या करते हो, आप जैसे ही नीचे जाते हो आप डोर को आप जो है डोर खोलने के लिए बेटा डोर हैंडल को पकड़ोगे। गेट के डोर हैंडल को आप जैसे ही पकड़ोगे बेटा, आपको क्या होता है गलती से आपका उसके पेन जो उसका थोड़ा सा शार्प एज होती है वहां पर लग जाता है और वहां से होने लग जाती है बेटा आपके ब्लीडिंग। आपके लग जाता है कट और आपके होने लग जाती है बेटा ब्लीडिंग। अब आपके होने लगी ब्लीडिंग तो आप क्या करते हो, आप तुरंत बेटा सपोज करो यहाँ ब्लीडिंग हुई तो आप अपने दूसरा हाथ लेते हो, आप उसे दबा देते हो। क्यों? क्योंकि आप उस समय चाहते हो आपका ब्लड का लॉस ना हो। आप ऐसा तो है नहीं बेटा छोड़ देते हो, हाँ बेटा तू बहता रहे, तू खून तू निकलता रहे इस उंगली से, आप ऐसा तो नहीं करते हो। आप क्या करते हो, उंगली दूसरी लेते हो अपना हाथ और उसको पुश कर देते हो। ठीक है,
आप क्या चाहते हो, उस समय ब्लड लॉस ना हो। बट अब जब जैसे ही 1 या 1.5 मिनट बाद आप बेटा हाथ उठाते हो उस जगह से, तो आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, तो बेटा आप देखते हो कि आपका जो ब्लड है वो स्टॉप हो चुका है, वहां से ब्लड नहीं निकल रहा है। तो बेटा ये जो अपने आप जो ये चीजें होती हैं, जो ब्लड रुकता है, इसी को कहते हैं बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। होता किस तरीके से अभी बात करेंगे। इससे पहले बेटा टॉपिक का नाम डालते हैं, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और उसकी जो एक नॉर्मल, कुछ लोग भूल जाएं कि क्लॉटिंग क्या होता है, तो थोड़ी सी एक डेफिनेशन भी बेटा लिखवा देंगे, ठीक है। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलो बेटा एकदम हाई जोश के ऊपर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, आप हेडिंग डालो, हेडिंग आप डालोगे बेटा कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन स्लैश क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप लिखोगे बेटा कोगुलेशन स्लैश क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्या होता है बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जरा ध्यान से आप डेफिनेशन को देखिएगा। तो अब देखो, तो बेटा होता क्या है, कभी भी आपने देखा हो कट लगता है तो आपके क्या होता है बेटा, ब्लड जो है आपका फ्लो करता रहता है। तो आप लिखोगे बेटा ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वुंड। आप लिखोगे क्या बेटा, देखो आप लिखोगे बेटा ब्लड, वैसे तो बेटा इन बातों को कोई लिखवाता नहीं है बट फिर भी हम लिखवा देते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो फ्रॉम, बेटा ब्लड कहां से फ्लो कर सकता है, या तो आपके कट लगा हो या फिर आपके कोई घाव हुआ हो। वुंड मतलब बेटा घाव होना, एक अच्छी खासी चोट लग जाना। कट और वुंड, आप क्या देखते हो बेटा कि आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, अपने आप रुक जाता है। आप लिखोगे बेटा इसके बाद आफ्टर सम टाइम, आप लिखोगे बेटा आफ्टर सम टाइम। तो कुछ समय बाद क्या होता है बेटा, आप देखते हो आफ्टर सम टाइम होता क्या है, जो आपका ब्लड फ्लो है वो बेटा ऑटोमेटिकली रुक जाता है। आफ्टर सम टाइम ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, और इसी को कहते हैं हम ब्लड क्लॉट। तो बेटा ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और इसी को कहते हैं बेटा ब्लड क्लॉटिंग। तो आप लिखोगे बेटा इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। इट इज सी स्लैश डी का मतलब होता है बेटा कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो बेटा देखो बिल्कुल एकदम छोटे बच्चों की तरह मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी है। वैसे तो बेटा डेफिनेशन की कोई नीड है नहीं, अब आपको बेटा प्रोसेस को जानना है किस तरीके से ब्लड क्लॉट जो है बेटा आपका होता है। अब सबसे पहले बेटा ऐसा करते हैं, टिश्यू लेते हैं और उसे थोड़ा सा डैमेज करते हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। आओ देखो, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे लो और आ जाओ। देखो आपका लेते हैं बेटा रेड कलर, और देखो जरा ध्यान से बेटा, देखो ये इस तरीके से एक हम आपकी बना देते हैं, यहाँ पर वेसल टिश्यू होगा बेटा। ये देखो बेटा इस तरीके से रप्चर हो गया है, इस तरीके से बेटा ये जो है देखो रप्चर हो चुका है टिश्यू। अब बेटा जैसे ही देखो ऊपर से जो मैंने आपको वहां नहीं बनाया, दैट मीन्स वहां कट लग चुका है। अब कट लग चुका है तो बेटा कौन बहेगा, खून यानी कि आरबीसी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ब्लड बेटा प्लाज्मा यानी कि मैट्रिक्स वाले पार्ट से मिलकर बना हुआ है और आपके जो है बेटा सॉलिड पार्ट से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर है आपकी आरबीसी। तो बना दें आरबीसी, देखो बेटा ये आपकी बना दी आरबीसी, ये एक और आरबीसी, देखो ये एक और आरबीसी, ये देखो बेटा, ये देखो ये आरबीसी। अब ये क्या कर रही है, ये बेटा आरबीसी बाहर जाने की कोशिश आपकी कर रही है, दिख रहा है ये आपको इस वुंड के थ्रू बेटा। देखो अब होगा क्या बेटा, यहां पर प्लाज्मा भी आपका प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मा के अंदर कौन होंगी, प्लाज्मा के अंदर होंगी बेटा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। तो बनाए ब्लड प्लेटलेट्स को, आओ देखो, तो यहां पे बनाते हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स को। देखो तो आपका कौन सा कलर लिया जाए ब्लड प्लेटलेट्स के लिए यार, आपका लेते हैं बेटा येलो कलर। देखना जरा, ये देखो बेटा ये जो आपको छोटी 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 दिख रही है ये है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। तो हुआ क्या, जैसे ही कट लगेगा बेटा यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स का यहाँ पर बेटा एकदम से जमावड़ा लग जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड प्लेटलेट्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखो और ये क्या करेंगी, ये बेटा आप कुछ कमाल की चीज करने वाली है, जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। देखो ये दिख रही है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, ऐसा नहीं है इसी जगह पे होंगी, आसपास और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होंगी।
अब करेंगी क्या ये आपको कमाल तरीके से अब दिखेगा, देखना जरा ध्यान से। देखो आपका ले लेते हैं पिंक कलर। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, मैं कह सकता हूं ये आपका क्या इंजर्ड टिश्यू है, इसे मैं कह सकता हूं बेटा इंजर्ड टिश्यू। ये है आपका बेटा इंजर्ड टिश्यू। ये हो गया बेटा आपका क्या इन द एयर, यार ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो गया बेटा आपका इंजर्ड टिश्यू। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मैंने येलो येलो दिखाई है बेटा, ये क्या है, ये है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। ये है बेटा आपकी क्या ब्लड प्लेटलेट्स। देखो गौर करके, क्या है बेटा ये है आपकी बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। अब होगा क्या बेटा, अब आपको एक बात पता है जो कि मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में बताई थी, इसलिए मैं कहता हूं बेटा कभी भी लेक्चर स्किप करके मत देखा करो, ठीक है, हमेशा एक कंटिन्यूटी में देखा करो, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है। सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं बेटा, ये तो हर जगह पर वैलिड है, अगर आप कोई स्टेप मिस करोगे तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब बेटा ब्लड प्लेटलेट्स के पास क्या होता है बेटा, ये कंटेन करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इनके पास है बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। तो बेटा ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये आपके रिलीज करती हैं क्या, ब्लड प्लेटलेट्स आपके बेटा रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इवन जो इंजर्ड टिश्यू होता है बेटा, ये भी रिलीज करता है क्या, आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन। दैट मींस इंजर्ड टिश्यू के पास भी है बेटा क्या, यहां भी ये भी आपका रिलीज करेगा क्या, आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों रिलीज करते हैं आपके क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो बेटा मैं यहां पे लिख दूं थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो बेटा हम यहां पे लिख देते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरी तरफ बेटा इंजर्ड टिश्यू में भी आप लिख दोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बेटा दोनों ने क्या रिलीज कराया, दोनों ने मिलकर रिलीज कराया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा जो रिलीज हुआ है, पता है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। किसको एक्टिवेट करता है बेटा, ये एक्टिवेट करता है बेटा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, जिसका नाम है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है मेरा बेटा, मेरा नहीं सॉरी, क्या नाम है बेटा इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, थ्रोम्बोकाइनेज। तो बेटा ब्लड प्लेटलेट्स ने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा और जो इंजर्ड टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा, ये दोनों मिलके एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बेटा एक्टिवेट करते हैं, जिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज। और बेटा ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक ही स्टेप के थ्रू इसको एक्टिवेट कर देते हैं, थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, काफी सारी स्टेप्स जो है बेटा होती हैं, बट हमें पढ़नी नहीं होती, आपके सिलेबस का बेटा ये हिस्सा नहीं है। आप देखोगे बेटा, आप आगे जाके जब पहुंचोगे एमबीबीएस में, तो आप पाओगे कि एक पूरा का पूरा बेटा जो है आपके 13 फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग को, आपके ब्लड क्लॉट के लिए, बट आपको ये सब यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही लिमिटेड पढ़ना है। तो ये क्या करती है, ये बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके बेटा एक्टिवेट करता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, जिसका नाम है आपका थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो है बेटा थ्रू कैस्केड प्रोसेस, बेटा एनसीईआरटी लिखती है थ्रू कैस्केड प्रोसेस। क्या होता है ये कैस्केड, बेटा कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, यानी कि काफी सारी रिएक्शंस जब होती हैं तब जाके एक्टिवेट होता है। और ये जो एक स्टेप हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, इसी को कहते हैं बेटा आपके कैस्केड प्रोसेस। तो ये जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो एक्टिवेट हो रहा है बेटा, ये कैसे हो रहा है, ये आपके थ्रू कैस्केड सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो थ्रू कैस्केड प्रोसेस के हो रहा है। और कैस्केड का मतलब क्या है बेटा, कि सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन हुई है, जो बेटा एक रिएक्शन हो रही है दूसरी रिएक्शन से लिंक है, ऐसी कई सारी रिएक्शंस हो रही है, एक सीरीज पूरी बन रही है, उसके थ्रू जो है बेटा आपका ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब ये एक्टिवेट होके क्या करेगा ये भी हम अभी जानेंगे, पहले आप इतना लिख लोगे, देखो जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, देखो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर करो, और आप यहाँ पे लिखोगे बेटा ये क्या काम कर रहा है, ये आपका एक्चुअली एक्टिवेट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका बेटा एक्टिवेट कर रहा है। ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, देखो जरा गौर करके, ये बेटा आपका जो है एक्चुअल में एक्टिवेट कर रहा है किसको बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। ये एक्टिवेट कर रहा है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, ये एक्टिवेट कर रहा है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ये कैसे होता है एक्टिवेट, ये वाली बात आपको याद रखनी है, थ्रू कैस्केड प्रोसेस। तो बेटा ये जो आपका बना है, ये जो आपका एक्टिवेट हुआ है, ये आपके किसके थ्रू हुआ है,
थ्रू, आप यहां पर लिखोगे बेटा थ्रू कैस्केड प्रोसेस, और कैस्केड का मतलब बेटा मैं नीचे लिखूंगा अभी, थ्रू कैस्केड प्रोसेस, थ्रू कैस्केड प्रोसेस, और बेटा आप नीचे लिखोगे सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। कैस्केड का मतलब होता है बेटा सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, यानी कि कई सारी लिंक्ड रिएक्शन हुई है, उनके थ्रू जो है बेटा ये आपका क्या होता है, एक्टिवेट होता है लिंक्ड रिएक्शन। अब ये बेटा करेगा क्या, किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, अभी आपको जो है बेटा समझ में आएगा सब कुछ। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट दो, इसे सही करते हैं बेटा, हटाओ, देखो ये आपका हो गया। तो बेटा आपको ये समझ में आया या नहीं, मैं हटता हूं यहां से जिससे आपको दिख सके। हुआ क्या बेटा, आपके सबसे पहले तो इंजरी हुई, आपके कट लगा, कट लगते ही क्या होगा बेटा, आरबीसी वहां से बहना शुरू करेंगी, तो ब्लड प्लेटलेट्स भी वहां पर होंगी बेटा, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों मिलके बेटा यानी कि है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ही, ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स को थ्रू सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं बेटा कैस्केड प्रोसेस। एंजाइम का नाम क्या है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ये थ्रोम्बोकाइनेस करेगा क्या, अब जरा आप देखो नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एक बात बताओ, कल जब मैं आपको लेक्चर ले रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, पता है मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था बेटा आपके ब्लड के अंदर जो है एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है पहले से ही, क्या नाम था उसका बेटा, हेपेरिन। तो सबसे पहला काम क्या होगा भैया, ये खून को जमने नहीं देगा, ये खून को क्लॉट नहीं होने देगा, सबसे पहला काम है जो इस प्रोसेस के विरुद्ध काम कर रहा है उसको रोकना, यानी कि हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना। तो बेटा जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है सबसे पहला काम करता है बेटा, ये आपका इनएक्टिवेट करता है किसको, आपके हेपेरिन को। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा बेटा, इनएक्टिव करेगा सबसे पहले हेपेरिन को, और फिर बाद में बेटा थ्रोम्बोकाइनेज का क्या काम होगा, अब बेटा एंटीकोगुलेंट को आपने कर दिया शांत, अब कुछ बेटा जो कोगुलेंट है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं वो आपके ब्लड में पड़े हैं इनएक्टिव स्टेज में। कुछ नाम बताया था बेटा प्लाज्मा के अंदर, कुछ प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन कहा था ना बेटा इनएक्टिव स्टेज में, अब इनको बेटा एक्टिव करना होगा, यानी कि जो बेटा उस प्रोसेस के साथ देते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में पड़े उनको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज, और जो ब्लड क्लॉट के खिलाफ हैं जो एंटीकोगुलेंट है जैसे कि हेपेरिन, उसको बेटा थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिवेट करता है। आपको समझ में आ गया बेटा थ्रोम्बोकाइनेज का कितना बड़ा रोल है आपकी पूरी की पूरी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो साथ देगा उसको तो एक्टिवेट करेंगे, और जो ब्लड क्लॉटिंग के खिलाफ जाएगा उसे बेटा इनएक्टिवेट करेंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया बेटा, तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, हेपेरिन को कर देगा इनएक्टिवेट, और आपके बेटा प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन आप देखोगे बेटा इनको कर रहा होगा एक्टिवेट। अब देखो जरा ध्यान से लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस बेटा चलती है। देखो आओ, अब आप क्या देखोगे जरा ध्यान से और गौर करके देखिएगा। आप क्या लिखोगे बेटा, चलो ब्लू कलर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो बेटा थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो चुका है, आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज भैया क्या करेंगे, ये थ्रोम्बोकाइनेज भैया सबसे पहले तो बेटा काम क्या करेंगे, ये इनएक्टिवेट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये करेंगे बेटा इनएक्टिवेट। एक मिनट बेटा, ये पूरा एरो गया, हटाओ। ये करते हैं बेटा सबसे पहले इनएक्टिवेट। किसको इनएक्टिवेट करते हैं, ये इनएक्टिवेट करेंगे बेटा आपके किसको, आपके करेंगे हेपेरिन को। ये इनएक्टिवेट करते हैं बेटा हेपेरिन को, और आपका हेपेरिन क्या है, हेपेरिन है बेटा आपका एंटीकोगुलेंट, यानी कि ये ब्लड को बेटा क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है, ये है बेटा आपका एंटीकोगुलेंट। अब दूसरा काम इनका क्या होगा जरा ध्यान से देखना, एंटीकोगुलेंट, ये क्या है बेटा, ये है आपका एंटीकोगुलेंट। अब इसने बेटा इसको तो इनएक्टिवेट कर दिया, अब दूसरा जो है बेटा आपका ब्लड में पड़ा हुआ है कौन, प्रोथ्रोम्बिन। देखो जरा ध्यान से, आपका ब्लड में पड़ा हुआ कौन है बेटा, वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन। जब भी बेटा आप बायोलॉजी में किसी के आगे प्रो लगा पाओगे ना, आप समझना वो उसकी इनएक्टिव स्टेज होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद बेटा थ्रोम्बिन बन जाता है, तो प्रो का मतलब ही होता है बेटा इनएक्टिव। तो बेटा ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन आपको दिख रहा है बेटा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बेटा आपके थ्रोम्बिन में। एक मिनट जरा ऐसे सही करते हैं बेटा, देखो ये जो आप प्रोथ्रोम्बिन देख रहे हो बेटा क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बेटा थ्रोम्बिन में। यानी कि प्रो मतलब होता है बेटा इनएक्टिव, थ्रोम्बिन मतलब हो गया आपका एक्टिव, ठीक है, क्योंकि प्रो उसके आगे से हट चुका है। जर्नली आप जब भी बायोलॉजी में किसी के आगे प्रो लगा देखोगे तो इसका मतलब बेटा वो इनएक्टिव स्टेज में अपना पड़ा हुआ है। तो ये कैसा है बेटा, ये था इनएक्टिव,
अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है बेटा आपका एक्टिव। थ्रोम्बिन क्या है इसकी एक्टिव स्टेज। अब ये थ्रोम्बिन भैया क्या करेंगे अभी आपको पता लगेगा। तो बेटा ये काम कौन कर रहा है, एक तो बेटा थ्रोम्बोकाइनेज आया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा यहां पर आते हैं कैल्शियम आयन। बेटा कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसके अंदर आपकी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो बेटा देखो कैल्शियम आयन भी यहां पर आ गए आपके। एक मिनट प्लस ज्यादा बड़ा बन गया, इसे सही करते हैं बेटा, रुको। यहां पर आ गए बेटा आपके क्या कैल्शियम आयन। बेटा थ्रोम्बोकाइनेस तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने में आपके कैल्शियम भी आ रहे हैं। अब बेटा थ्रोम्बिन बन चुका है। अब पता है थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब बेटा थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन मिलके जो फिब्रिनोजन प्रेजेंट है उसे बेटा फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे। देखो जरा ध्यान से, जो आपका बेटा यहाँ पे फिब्रिनोजन, जरा गौर करके देखिएगा, फिब्रिनोजन जो आपका बेटा यहाँ पे फिब्रिनोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे फिब्रिन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर फिब्रिनोजन और फिब्रिन में अंतर क्या है, बताता हूं, रुक जाओ सब्र करो थोड़ा सा। फिब्रिन कौन कर रहा है बेटा ये काम, आपका बेटा थ्रोम्बिन कर रहा है, और थ्रोम्बिन अकेले नहीं कर रहा है, कैल्शियम आयन के साथ मिलके कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, जो फिब्रिनोजन इनएक्टिव है उसको बेटा एक्टिव कर रहा है, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर रहा है। अब इससे सर होता क्या है, एक्चुअली में बेटा जो फिब्रिन होता है ना वो होते हैं आपके बेटा सॉल्यूबल फाइबर्स। फिब्रिन मतलब बेटा आपके फाइबर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये बेटा ये आपके होते हैं कैसे, सॉल्यूबल फाइबर्स। ये क्या होते हैं बेटा आपके सॉल्यूबल होते हैं फाइबर्स। अब इनको हमें करना है इनसॉल्यूबल, जिससे कि बेटा ये आपके क्या कहते हैं उसके अंदर मिल ना जाए, अरे यार माफ करना, रुको। ये बेटा जो फिब्रिनोजन होते हैं ये होते हैं बेटा आपके क्या सॉल्यूबल फाइबर्स, ठीक है। अब हमें इनको बनाना है बेटा इनसॉल्यूबल फाइबर्स की ये घुल ना जाए उसके अंदर, ठीक है बेटा, ब्लड के अंदर ये जो घुल ना जाए। अब ना घुलने से इन फाइबर्स का हुआ क्या, ये फाइबर्स क्या करेंगे बेटा एक नेटवर्क बनाएंगे। ये क्या करेंगे, ये बेटा एक नेटवर्क बनाएंगे, एक ये पूरा जाल बनाएंगे। तो ये जो ब्लड आपका यहां से बह रहा है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो यहां से ब्लड बह रहा है ना, इसके अराउंड पता है ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से आके बेटा यहाँ पे जाल बनाएंगे। और इस जाल के अंदर पता है किसको ट्रैप कर लेंगे, इस जाल के अंदर जो है बेटा जब इसके ऊपर जाल बन जाएगा तो ये आरबीसीज जो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ये जो ब्लड इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये बेटा आपका रुक जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है इनको बेटा ये सॉल्यूबल फाइबर्स को इनसॉल्यूबल बनाना, आपको समझ में आ गया। फिब्रिनोजन जो होते हैं वो होते हैं बेटा आपके सॉल्यूबल फाइबर्स। इनको एक्चुअली में थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन मिलके क्या बनाते हैं, आपके बनाते हैं बेटा इनसॉल्यूबल। क्या बनाते हैं बेटा इनसॉल्यूबल, इनको बनाते हैं इनसॉल्यूबल फाइबर्स। अब ये फिब्रिनोजन क्या करता है, ये बेटा एक थ्रेड बनाता है, देखो जरा इनसॉल्यूबल फाइबर्स ये क्या करता है बेटा, एक्चुअल में थ्रेड है। अभी मैंने गलत बोल दिया बेटा, एक्चुअल में क्या होता है ये थ्रेड है। मैं हटता हूं जरा ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये होता है एक्चुअल में थ्रेड। अब ये थ्रेड क्या करता है, ये फिब्रिन क्या है बेटा एक थ्रेड है, ये अपना बनाता है एक नेटवर्क, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि एक जाल काइंड ऑफ उसके ऊपर फॉर्म कर देता है, उसी को हम कहते हैं बेटा क्लॉट। और इस जाल के अंदर बेटा ट्रैप होती है क्या, आपके क्या ट्रैप हो जाता है इन जाल के अंदर, इस जाल के अंदर आपकी बेटा ट्रैप हो जाती है कौन, आपकी ट्रैप हो जाती है कौन बेटा आरबीसी, जो यहां से निकलने की कोशिश करती है, ठीक है बेटा। चलो आओ देखो, अब जरा मैं आता हूं आपके आगे फिर से, जरा ध्यान से देखना। अब बेटा फिब्रिन दिख रहा है, अब देखो जरा ध्यान से, एक मिनट में हटता हूं और यहीं पर बनाते हैं बेटा ये जाला, एक मिनट देना, आ जाओ देखो। अब इस जाले को जो है बेटा हम यहीं पे बनाते हैं, जरा देखना ये फिब्रिन क्या करता है। ये आप देखिए बेटा ये फिब्रिन क्या करेगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे बेटा बना देता हूँ। ये फिब्रिन क्या करता है बेटा, देखो इस तरीके से बना देता है क्लॉट। जरा देखना बेटा, ये देखो बेटा ये इसके थ्रेड्स हो गए, ये फिब्रिन के क्या हो गए बेटा, ये हो गए थ्रेड्स। और इन थ्रेड्स के अंदर आपके क्या होता है बेटा, आपके बना देते हैं आरबीसीज। तो देखो बेटा इस तरीके से ये आरबीसीज को ट्रैप कर रहा है। अभी मैं लिखाऊंगा बेटा इसके अंदर क्या क्या ट्रैप होता है, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके क्लॉट, इसी को आप कहते हो बेटा क्लॉट, इसी को कहते हैं हम बेटा आपके क्लॉट। क्या आपको बेटा क्लॉट समझ में आया, क्लॉट एक्चुअल में क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड फॉर्म्ड बाय फिब्रिन्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा नेटवर्क ऑफ थ्रेड फॉर्म बाय फिब्रिन। प्लॉट यही है बेटा, कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड फॉर्म बाय फिब्रिन। कौन फॉर्म कर रहा है बेटा इसको, आप लिखोगे बेटा फॉर्म बाय फिब्रिन, फॉर्म बाय फिब्रिन। आपको समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना मुझे इतना बताओ, क्या बेटा आपको समझ में आई ये प्रोसेस, इतना बताओ हाँ या ना यहां तक।
तो बेटा आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सबसे पहले बेटा जो टिश्यू इंजर्ड हुआ तो वहां पर क्या इकट्ठा होना शुरू हुआ, आपकी आपकी प्लेटलेट्स आनी शुरू हुई। अब ये प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरी तरफ जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों मिलके जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा आपका क्या कर रहे थे, वो एक्टिवेट कर रहे थे किसको, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसे हम कहते हैं बेटा कैस्केड प्रोसेस। अब जैसे ही ये थ्रोम्बोकाइनेज आता है तो बेटा ये कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव कर देता है। इसके अलावा ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है बेटा, आपके जो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको बेटा ये क्या कर देता है, ये आपके इनएक्टिवेट कर देता है। अब बेटा थ्रोम्बिन आपका आ चुका है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलके जो फिब्रिनोजन जो सॉल्युबल फाइबर्स है उनको इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट कर देता है बेटा, और ये बना लेते हैं एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड फिब्रिन का, और इसी को हम कहते हैं बेटा क्लॉट। कभी आपने देखा है बेटा चोट लगने के बाद आप बाद में देखते हो वहां पर एक जो है ब्राउन कलर का, एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर सी आ जाती है, एक लेयर जो है उस जगह पर बेटा बनने लगती है। आप देखते हो ना बेटा चोट लग जाती है उसके ऊपर एक जो है रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बनने लगती है। ये जो लेयर दिखती है ना ये यही है बेटा आपके फिब्रिन फाइबर्स, यही है बेटा आपके क्या फिब्रिन, यही है वो थ्रेड जिन्होंने आपके बनाया है, और इसी को हम कहते हैं क्लॉट। शुरुआत में अगर आप देखोगे जब ये बनता है बेटा 1 से 2 दिन के अंदर, तब ये जो है बेटा बड़ा ही नाजुक होता है। अगर आप इस जगह पे हाथ लगाओगे ना तो ये अंदर की तरफ जाने लगता है, ये इतनी जल्दी हार्ड नहीं होता। ये एयर के कांटेक्ट में जब एयर के कांटेक्ट में बेटा आता जाता है, थोड़ा समय होता जाता है, तब ये धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। और कभी जब आप पता है क्या करते हो, आपने भी करा है बचपन में, मैंने भी करा है, जब होता है तो बेटा हम इसे हटाना शुरू करते हैं तो अंदर बड़ी एक सुंदर सी त्वचा, आपका जो टिश्यू होता है बेटा आप देखोगे वहां पर एक आपका काफी ब्राइट कलर का जो है वहां पे आपको दिखने लगता है कि हाँ यार ये अंदर से सही होने लगा है। कभी जब क्या होता है ये बेटा पूरी तरीके से ये आपकी क्या होती है, आपकी हार्ड नहीं होती, और आप उसे समय से पहले ही हटाने की कोशिश करते हो, और जब समय से पहले हटाने की कोशिश कर देते हो तो बेटा ये जो है वापस वहां से जो है क्या हो जाता है, कभी जब वहां से वापस से ब्लड क्लॉटिंग आपकी, सॉरी बेटा आपकी जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये सब आपने और मैंने बेटा करा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो अब लिखें थोड़ा सा क्लॉट के बारे में बेटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं क्लॉट के बारे में। दिख गया बेटा किस तरीके से ये हो रहा था, वहां पर आपको दिखा दिया मैंने जाल बना के, एक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखोगे बेटा आप क्लॉट स्लैश कॉग्यूलम, इसी को बेटा क्लॉट कहते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉग्यूलम। कॉग्यूलम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं कॉग्यूलम। तो जरा गौर करके देखिए आप, क्लॉट स्लैश कॉग्यूलम। अब बेटा क्लॉट होता क्या है, एक तो बेटा फिब्रिन के नेटवर्क्स हैं, आपने वहां थ्रेड देखे, एक तो फिब्रिन का नेटवर्क है, और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है जरा देखो। एक तो बेटा जो आपका क्लॉट बनता है उसके अंदर फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, या आप लिख लो फिब्रिन नेटवर्क। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, आप लिखोगे बेटा फिब्रिन नेटवर्क, आप प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा, डेड और डैमेज्ड, जबकि डेड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना बेटा ब्लड के, वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। आप लिखोगे बेटा डेड डैमेज्ड, डेड और डैमेज्ड, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रैप्ड इन इट, ट्रैप्ड इन इट, तो बेटा इसी के अंदर जो है वो आपके ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप्ड इन इट। क्या बेटा आपको समझ में आ गया क्लॉट का मतलब कैसा होता है क्लॉट। ये जो आप क्लॉट देखते हो बेटा ये आपका कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका रेडिश ब्राउन। आपसे बेटा पूछ लेगा एज इट इज कैसा होता है, आपने देखा ना बेटा वो ब्राउन ब्राउन रंग की जो लेयर आ जाती है आपकी, ये होता है बेटा रेडिश ब्राउन स्कम। तो बेटा आप इसका कलर बता दोगे कैसा होता है, ये होता है बेटा आपका रेडिश ब्राउन स्कम, रेडिश ब्राउन स्कम। बेटा किसी को यहां तक कोई डाउट, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको बेटा ब्लड क्लॉटिंग समझ में आई, क्या बेटा इतनी बेहतरीन ब्लड क्लॉटिंग आपको समझ में आ गई, आपकी बॉडी किस तरीके से करती है। ये तो बेटा तब है जब हमने एक्चुअल में आपको असली ब्लड क्लॉटिंग अभी पढ़ाई नहीं है, होती है सही है बट एक्चुअल में बेटा बड़ी लंबी होती है, 13 फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। बट आप बेटा अगर सही जगह पे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप पढ़ लोगे, आप जान लोगे, पर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर मैं आज आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है बेटा, आप एग्जाम निकालोगे, आप जो एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचोगे और वहां बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, और वहां आओगे तो बेटा ज्यादा मजा आपको आएगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, आप एक डॉक्टर बन जाओगे बेटा, ठीक है।
अब देखो मैं एक्चुअली इमेज भी आपके लिए लेके आया हूँ ब्लड क्लॉटिंग की, देखो जरा ध्यान से। आपको दिख रहा है बेटा, आपको यहाँ अच्छे से दिखेगा ये फाइबर मैश, आपको दिख रहा है बेटा ब्रोकन ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन दिखा रहा है, ये थ्रोम्बिन बेटा फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है, फिब्रिन के अंदर देन बन जाता है ब्लड क्लॉट, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स इसने दिखाई है, इसने बेटा बेसो कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया है, ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस। तो बेटा इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा बेहतरीन तरीके से ब्लड क्लॉट। अब अगर कोई आपसे ब्लड क्लॉट पूछेगा तो क्या आप बता दोगे बहुत आसानी से ब्लड क्लॉट के बारे में? आप बेटा बहुत इजीली बता दोगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक बेटा। अब जो है अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा आपकी ब्लड ग्रुपिंग, जो कि दो तरह की आपकी होती है, एक देखते हो बेटा आप एवीओ ग्रुपिंग, एक देखते हो आप आरएच ग्रुपिंग, ठीक है बेटा। शुरू करें, आपको समझ में आ गया ये? चलो देखो आगे। तो अब हेडिंग डाल लेंगे बेटा ब्लड ग्रुपिंग। आ जाओ देखो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये आ जाओ। अब जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा ब्लड ग्रुपिंग। दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे हम यहाँ पे बेटा, एवीओ ग्रुपिंग और आपकी आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। मजा आएगा आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मुझे नहीं पता बेटा, शायद अब तक आपने रटा होगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। आज मैं आपको बेटा कंसेप्ट दूंगा जिसके अंदर आप इवन ये भी जानोगे पॉजिटिव नेगेटिव का भी चक्कर। सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा बेटा, सिर्फ मैं आपको यही बता के छोड़ दूं एवीओ ग्रुपिंग के बेसिस पे आपको बेटा मैं आपको इवन ये बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का आखिर इंपैक्ट क्या है। ये जो आप कहते हो किसी की ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, आपको आज बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कौन किसको ब्लड दे सकता है, किस तरीके से जो है आप चेक करके बता दोगे कि मजा आएगा बेटा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अलग ही लेवल का। आ जाओ देखो, तो आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा? आप हेडिंग यहाँ पे डालोगे क्या? आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे बेटा ब्लड ग्रुपिंग। देखो ये नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बेटा ब्लड ग्रुपिंग। जरा गौर करके देखिएगा आप। ब्लड ग्रुपिंग बेटा दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग आप पढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा बेटा किस बेसिस पे इनको जो है आपके एबीओ नाम दिया गया, आपके आरएच दिया गया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये दो तरह की ग्रुपिंग आपको पढ़नी है बेटा। एक है आपकी एबीओ ग्रुपिंग, सेकंड वन है बेटा आपकी कौन सी? आरएच ग्रुपिंग। एक होगी बेटा एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग। सेकंड वन होगी बेटा आपकी आरएच ग्रुपिंग। सेकंड जो होगी बेटा वो होगी आपकी आरएच ग्रुपिंग। तो दो ब्लड ग्रुपिंग आपको जो है बेटा पढ़नी है, एक है एबीओ ग्रुपिंग, एक है बेटा आरएच ग्रुपिंग। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा एवीओ ग्रुपिंग के साथ। क्या होती है एवीओ ग्रुपिंग? तो बेटा जब आप आरबीसी देखते हो ना, तो आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ बेटा सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? वापस बोलो। जो आरबीसी होती है सर, उसकी जो सरफेस होती है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको उसके ऊपर कुछ सरफेस एंटीजेंस देखने को मिलते हैं। वो सरफेस एंटीजन बेटा दो होते हैं आपका, या तो आपको देखने को मिलता है ए या फिर आपको देखने को मिलता है बी। तो बेटा कितने सरफेस एंटीजेंस देखने को मिलते हैं आपको आपकी आरबीसी की बॉडी पे? या तो ए देखने को मिलेगा या फिर आपको बेटा बी देखने को मिलेगा। दो तरह के सरफेस एंटीजन आपके होते हैं। अब आपने बेटा एक बात हमेशा से सुनी होगी, क्या कि एंटीजेंस क्या होते हैं? जनरली जो फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं आप उसे एंटीजन कह देते हो, और उसे जो टैकल करने के लिए जाती है वो कौन जाती है? उसे टैकल करने के लिए जाती है बेटा आपकी एंटीबॉडी। इसलिए एंटीजन को जनरली आम भाषा में ये कहा जाता है, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा, उन्हीं को हम कह देते हैं आपके एंटीजेंस। या फिर आप कह सकते हो एंटीजेंस कुछ नहीं है बेटा, वो आपके क्या है? कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके इंड्यूस करते हैं किसको? आपके इम्यून रेस्पॉन्स को। तो बेटा आपके क्या होते हैं? एंटीजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं आपके इम्यून रेस्पॉन्स को। इसका मतलब है बेटा वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं आपकी एंटीबॉडी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अब ये है बेटा ये एंटीजेंस हैं, तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? बिल्कुल बनेगी बेटा। अब जो इसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है बेटा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है बेटा। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज आपकी प्रेजेंट होती हैं। अब जो वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं बेटा वो भी होती हैं आपकी, एक तो ए एंटीबॉडी होती है, एक आपकी बी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, आपने जर्नली ये देखा कि एंटीबॉडी अटैक करती है एंटीजन पर, बट आपके क्या देखते हो? आपके आरबीसी पे एंटीजेंस प्रेजेंट है, आपके प्लाज्मा में उन्हीं के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, बट बेटा ये कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जो आपके एंटीजेंस हैं ये आपके सेल्फ एंटीजेंस हैं।
ये आपके बेटा अपने एंटीजन है और अपने पे कभी भी हमला नहीं करता बेटा। शरीर के अंदर कोई भी चीज जो अपनी है बेटा उसके ऊपर कोई भी आपका हमला नहीं करता। तो ये जो एंटीजेंस है ये बेटा अपने एंटीजेंस होते हैं, इसलिए ये एंटीबॉडी बेटा आपके इनके ऊपर हमला नहीं करती है। अगर कोई और ब्लड ग्रुप गलती से आपको चढ़ा दिया गया तब बेटा ये टूट के पड़ती है और तब ये हमला करती है, जो कि आपको अभी समझ में आएगा। तो क्या बेटा आपको इतना समझ में आया? एबीओ ग्रुपिंग किसके ऊपर प्रेजेंट, किसके बेसिस पे है? ये बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन्स। दो सरफेस एंटीजन होते हैं, एक है आपका ए एंटीजन, एक है आपका बी एंटीजन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है बेटा, इसलिए सरफेस एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंट है तो बेटा एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। अब वो जो एंटीबॉडी होती है बेटा वो आपकी जो है प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि होती है बेटा आपकी, दो एंटीजन है तो दो एंटीबॉडी होगी, एक होती है बेटा ए एंटीबॉडी, एक होती है बेटा आपकी बी एंटीबॉडी, ठीक है बेटा। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन पर अटैक इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो एंटीजेंस हैं ये आपके सेल्फ एंटीजेंस हैं। इतना आपकी समझ में आया, हाँ या ना? बाकी और आगे बात करते हैं, थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। आओ देखो, जैसा हम हमेशा करते हैं बेटा, आपको जो है पहले कुछ बता देते हैं, बाद में जब लिखाते हैं फिर एक और बार बताते हैं, बाद में अगेन रिवीजन कराते हैं, फिर आपको देते हैं बेटा क्या, इसके बाद आपको मिलता है रैपिड रिवीजन। और जैसे जैसे आप आगे पहुंचोगे, हम अंत तक बेटा पहुंचेंगे तो आपको पता है और क्या क्या मिलेगा आपको बेटा, अलग लेवल का रिवीजन मिलेगा। आपको एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कराएंगे, एनसीईआरटी इन वन शॉट कराएंगे बेटा, फिर आपको बेटा पूरे चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन देंगे, आपको यूनिट का रिवीजन कराएंगे, टेंशन मतलब बेटा, और इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, बट समय आने पे, ठीक है बेटा, समय से पहले चीजें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अभी मैं आपको कराऊं प्रैक्टिस धुआंधार, उसका कोई सेंस है नहीं, क्योंकि बेटा बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर शुरुआत के 8 महीने मेहनत करते हो, लास्ट के 4 महीने नहीं पढ़ते हो ना, तो आपका बंटा धार हो जाएगा, आपके नंबर नहीं आएंगे बायोलॉजी में, पक्की बात है। जबकि फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। फिजिक्स में अगर आपने बेटा 9 से 10 महीने आपने स्टडी करी और लास्ट के 2 महीने आपने चाहे प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, बट आपने जो है बेटा फॉर्मुलेज देखे, सब कुछ देखे, तो पता क्या होगा, आप पेपर में क्वेश्चन सही करके आओगे फिजिक्स का। रीजन पता क्या है? फिजिक्स क्या होती है बेटा, एक आपकी कैसी प्रोसेस है, जब आप पढ़ते हो बेटा, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करते हो वो उतनी मायने रखती है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगा बेटा, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर दोगे अगर आपको फॉर्मुलेज याद है। बट अगर आपने बेटा लास्ट के 1.5 से 2 महीने में अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी ना बेटा, आपका बंटा धार हो जाएगा, पक्की बात है। इसलिए लास्ट का जो 1 महीना होता है ना बेटा, बायोलॉजी आप एंड डे तक पढ़ते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, एंड डे तक बायोलॉजी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। लास्ट में बेटा टॉपर्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उस पर पूरा फोकस उनका होता है। शुरुआत में नोट्स में पूरी जान लगाते हैं, कंसेप्ट दिमाग में बैठाते हैं, बाद में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जिससे जो एनसीईआरटी की लाइनें उनके आगे आएंगी, आरडी टेडी लाइनें, वो उनकी क्लियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह के बेटा छोटे छोटे इंसाइट हम आपको देते रहते हैं बीच में। आओ देखो बेटा, अब आप जो है यहाँ पे नंबर 1 डाल लो, पहले तो नंबर 1 डाल लो, और डाल लो आप क्या डालोगे यहाँ पे, एवीओ ग्रुपिंग। नंबर 1 डालते हो आप यहाँ पे डाल लोगे एवीओ ग्रुपिंग, एवीओ ग्रुपिंग। जरा गौर करके देखिएगा आप, एवीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस पे हम एवीओ ग्रुपिंग कहते हैं। देखो बेटा ये आपकी किस बेसिस पे होती है, तो आप लिखोगे बेटा बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ, किसके बेसिस पे प्रेजेंस है बेटा, आपके 2 सरफेस एंटीजन पर। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस, ऑफ सरफेस एंटीजेंस, जो कि बेटा आपके कितने होते हैं, एंटीजेंस। तो आप क्या लिखोगे, आप नीचे लिखोगे जो कि आपके होते हैं बेटा 2 इन नंबर, जो कि आपके कितने होते हैं बेटा, आपके होते हैं 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, जो कि आपके होते हैं बेटा 2 इन नंबर। कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं ये नंबर में, 2 इन नंबर। 1 मिनट, 2 इन नंबर। तो ये बेटा सरफेस एंटीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक सरफेस एंटीजन होता है बेटा ए, दूसरा सरफेस एंटीजन होता है बेटा बी, ठीक है बेटा। क्या आपको इतना समझ में आया? और एंटीजेंस होते क्या हैं, आप यहां पे लिख लोगे बेटा, आप लिखोगे यहां पे केमिकल्स। आप क्या लिखोगे यहां पे, केमिकल्स,
केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, दैट कैन इंड्यूस, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, जो कि बेटा इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स उनको कहते हैं एंटीजन। बट ये बेटा अपने सेल्फ एंटीजन है, इसलिए इनके ऊपर अटैक नहीं होता। बेटा कभी भी आप देखना, आप सपोज करो रात को आप अपने घर में सो रहे हो, ठीक है, अब कोई आपका अपना आए घर में, ठीक है, वो दरवाजा खोल के अंदर चला आए, तो आप उस पर अटैक करोगे, आप देखने जरूर जाओगे बट आप उस पर अटैक नहीं करोगे। पर अगर गलती से बाहर वाला कोई आ गया, आप कहोगे चोर चोर, आप चिल्लाओगे चोर आ गया चोर आ गया चोर आ गया, और डंडा लोगे और जो आपको दिखेगा उसके शरीर का, आपको हाथ दिखेगा आप हाथ पे मार दोगे, आप उसकी टांगों पे मार दोगे, आप उसके सिर पे मार दोगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपनी प्रोटेक्शन कर दोगे। यही बेटा सेम आपकी बॉडी करती है। अगर उसके अंदर कोई आपके फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, जिसे हम जनरली एंटीजन कहते हैं बेटा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अटैक करती है। बट ये अपने सेल्फ एंटीजन है, इसलिए इनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या लिख दूं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, तो आप यहां पे लिख लोगे बेटा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग। थोड़ा सा जो इम्यून रेस्पॉन्स को समझ पाए तो आप लिख दोगे ये क्या करता है, एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और बेटा क्या मैं नीचे यहीं पर ये वाली बात भी लिख दूं, कौन सी वाली बात सर, मैं क्या बेटा यहाँ पे यहाँ लिए लिख दूं कि बॉडी जो है बेटा वो कभी भी जो है क्या कहते हैं, वो कभी भी जो है क्या कहते हैं आपके सेल्फ एंटीजेंस पे अटैक नहीं करती है, ठीक है बेटा। देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा बॉडी डोंट फॉर्म, बॉडी जो है बेटा आपकी फॉर्म नहीं करती है, बॉडी डोंट फॉर्म, बॉडी आपकी क्या करती है बेटा, बॉडी कभी भी फॉर्म नहीं करती आपकी एंटीबॉडी, बॉडी डोंट फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट, अगेंस्ट तो बेटा सही वर्ड नहीं है, फॉर सेल्फ एंटीजन लिख लो, फॉर सेल्फ एंटीजन। तो बेटा कभी भी इनके ये जो एंटीजन आपके प्रेजेंट इनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती बेटा, समझ लो, इनके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। आपकी प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडीज जो है बेटा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, नेचुरल एंटीबॉडीज जिनको AB कहते हैं। देखो सेल्फ एंटीजन, तो बेटा आपकी बॉडी जो है कभी भी आपके क्या करती है, बॉडी डोंट फॉर्म एंटीबॉडी फॉर सेल्फ एंटीजन, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब देखो आपका एक आरबीसी सरफेस बना दें, देखो ए वाला दिख रहा है, यहाँ पर आरबीसी का सरफेस बना देते हैं, कुछ इस तरीके से दिखती है बेटा आपकी आरबीसी। और देखो कुछ इस तरीके से बेटा ये एंटीजन प्रेजेंट है जिसको हम ए कह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दिखाया है बेटा, देखो ये आपकी दूसरी आरबीसी हो गई, और यहाँ पे दिखाया है मैंने बी सरफेस एंटीजन आपका, ये क्या है बेटा, ये है आपकी आरबीसी, क्या है बेटा, ये है आपकी आरबीसी। क्या बेटा आपको समझ में आ गया इतना। अब होता क्या है, आपकी प्लाज्मा बेटा कंटेन करती है 2 नेचुरल एंटीबॉडी को, जो कि होती है बेटा आपकी ए और बी, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस, ठीक है। देखो तो आप क्या लिखोगे, आप बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर आओगे और लिखोगे क्या, देखो जरा ध्यान से, आप लिखोगे बेटा जो आपका प्लाज्मा होता है, देखो आप लिखोगे प्लाज्मा, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है, प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा कंटेन्स क्या करता है बेटा, प्लाज्मा कंटेन करता है आपकी बेटा 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, जो कि कौन कौन सी होती हैं, दैट इज बेटा ब्रैकेट में मैं अब लिखूंगा उनको, दैट इज ए एंड बी। बिल्कुल सही सुना आपने बेटा, जिस तरीके से आपने एंटीजन को ए बी कहा, ऐसे ही 2 एंटीबॉडी यहां पे प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं ए एंड बी। बेटा I.E का मतलब होता है दैट इज, आपने अगर पढ़ा हो ढंग से तो, ठीक है बेटा, दैट इज ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी। और बेटा एंटीबॉडी में आप क्या लिख लोगे यहाँ पे, देखो एंटीबॉडी एक्चुअल में क्या होती है, एंटीबॉडी बेटा कुछ नहीं होती, एंटीबॉडी होती है बेटा आपकी प्रोटीन्स, क्या होती है बेटा, देखो जरा ध्यान से, एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, एंटीबॉडी होती है प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स और इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस, टू एंटीजेंस। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या बेटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं, क्या आपको बेटा एवीओ ग्रुपिंग जितना हमने अब तक बताया है क्या आपको बेटा समझ में आई। आपको क्या याद रखना है, आपको जो यहाँ से पॉइंट लेने हैं बेटा वो ये है कि 2 सरफेस एंटीजन आपकी जो है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, और जो है बेटा हमारी बॉडी कभी भी अपने सेल्फ एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाती है,
जो कि आपके हमला करती हैं, ठीक है। आपकी नेचुरली 2 एंटीबॉडी आपके बेटा प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, जो कि होती है बेटा आपकी ए एंटीबॉडी और एक होती है बेटा आपकी बी एंटीबॉडी, ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया। आपको बेटा एक बात हमेशा याद रखनी, जो मैंने हमेशा देखा है, जब जब मैं बच्चों से सवाल पूछता हूं तो बच्चे अक्सर इस बात को गलत करते हैं। कौन सी बात है वो बात बेटा ये है, पता है क्या बात है वो बात ये है, बच्चों को कभी भी याद नहीं रहता कि एंटीजन कहां पे प्रेजेंट थे, एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट थी। अगर कोई कहता है बेटा एंटीजन कहां पे प्रेजेंट है, तो वो ऑलवेज बेटा आपकी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। जबकि एंटीबॉडी बेटा आपके प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, आपके प्लाज्मा के अंदर। अब बेटा इसी के बेसिस पर जो है आपके 4 ब्लड ग्रुप आपके आते हैं। एक आता है ए, एक आता है बेटा बी, एक आता है ए बी, एक आता है बेटा ओ। अब देखो जरा ध्यान से आ जाओ, अब जरा एक टेबल पर चलते हैं, आओ। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा इस टेबल को। दिख रहे हैं बेटा, एक तरफ आपको दिख रहे हैं ब्लड ग्रुप्स, एक तरफ दिख रहे हैं एंटीजेंस ऑन आरबीसी। ऑन मतलब होता है बेटा पर, यानी कि एंटीजेंस जो आपके आरबीसी पर प्रेजेंट हैं। फिर लिख रहा है बेटा एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इन एंटीजेंस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में नेचुरली प्रेजेंट है। फिर लिखेंगे बेटा हम डोनर्स ग्रुप, ये किस किस से जो है बेटा आपका ब्लड ले सकते हैं, ठीक है बेटा, कौन कौन इनको डोनेट कर सकता है। ये बात तो हम खैर बेटा बाद में जानेंगे, डोनर ग्रुप की अभी हम भरेंगे भी नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि आप ये खुद टेबल भर लोगे। एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा बेटा ब्लड डोनेशन का या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, आपको पता लग जाएगा कि बेटा कौन किसको दे सकता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप ये बात पता लगाते हो कि कौन किसको दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स लिख लें, देखो जरा ध्यान से आ जाओ। देखो तो बेटा एक होता है बेटा आपका ब्लड ग्रुप ए, जो बेटा आपका ए ब्लड ग्रुप होता है, पता है इसको ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है बेटा ए। किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि उसकी जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं बेटा ए ब्लड ग्रुप। अगर उसके सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं बी ब्लड ग्रुप। अगर किसी के सरफेस पर आपके बेटा ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। बेटा बहुत बच्चे इसमें भी गचका खाते हैं, किसमें, जब मैं बेटा उनसे पूछता हूं ना ए बी ब्लड ग्रुप, तो वो कभी कभी सोचते हैं कि यार ए बी भी एक सरफेस एंटीजन होगा। बेटा ए बी कोई सरफेस एंटीजन नहीं है। आपके पास 2 ही सरफेस एंटीजन है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, एक है ए, एक है बी। ए और बी 2 ही सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है। ये ए बी सरफेस एंटीजन कोई नहीं है। अगर बेटा दोनों प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ये कोई कंबाइंड ए बी कोई एंटीजन नहीं है बेटा। ए अलग एंटीजन है, बी अलग एंटीजन है। अगर दोनों आपके प्रेजेंट हैं बेटा तो उस ब्लड ग्रुप को कहने लगते हैं ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन भी प्रेजेंट ना हो, तो बेटा ऐसे केस में उस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ओ, यानी कि अंडा, यानी कि जीरो, यानी कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए तो बेटा उसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। एक्चुअली में उसको कहते हैं बेटा अंडा ब्लड ग्रुप, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसकी आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेटा ए ब्लड ग्रुप आपको समझ में आया, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बेटा ए प्रेजेंट होगा। देखो बनाते हैं, चलो आ जाओ आरबीसी बना लेते हैं। ये बेटा इस तरीके से हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन बना ली। अब यहां भी बना लेते हैं बेटा, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। अब यहां भी बना लेते हैं बेटा, देखो दिख रही है बेटा बाइकॉनकेव शेप इसकी, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं आपको दिखे। ये हो गई बेटा आपकी क्या, आर बी सी। ये भी क्या है, आर बी सी, रेड ब्लड सेल। ये भी हो गई बेटा रेड ब्लड सेल। ये भी हो गई बेटा आपकी रेड ब्लड सेल। अब ए ब्लड ग्रुप की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पर बेटा कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, आपका जो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा वो कौन सा कहलाएगा, वो होगा बेटा आपका ए। और अब बेटा बात ये आती है कि इस ए एंटीजन के लिए, ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, तो बेटा ये जस्ट अपोजिट मिलती है। अगर यहाँ ए प्रेजेंट है ना तो यहाँ एंटीबॉडी कौन सी होगी, यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बेटा आपकी, वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी आपकी एंटीबॉडी बी। आपको समझ में आ गया कौन सी एंटीबॉडी होगी, यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बेटा वो होगी एंटीबॉडी बी। क्या आपको समझ में आ गया बेटा। अगर ए ब्लड ग्रुप है आपका, ए ब्लड ग्रुप इसलिए वो ए है क्योंकि उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा आपका ए सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में इसके खिलाफ, इसके
यानी प्लाज्मा में इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो बेटा वो होगी आपकी एंटीबॉडी बी। ठीक है बेटा, अब आपके मन में आएगा सर एंटीबॉडी ए ही क्यों नहीं प्रेजेंट है। अबे गधे, अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी ना तो वो एंटीजन ए को छोड़ेगी नहीं बेटा। अगर ये दोनों मैच कर जाएंगी ना बेटा तो ये इसके ऊपर हमला कर देगी, समझ रहे हो, इसलिए एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है बेटा। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, अगर कोई बच्चा बेटा पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे पढ़ाई जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और आपके ब्लड का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, आपकी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तबाही शुरू हो जाएगी और आपकी मौत हो जाएगी बेटा। ठीक है, देखो अब दूसरा आता है बेटा आपका ब्लड ग्रुप बी। अब यहाँ बी ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स बेटा कौन सा आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पर, आपका बी। और बेटा इसका क्लंपिंग ना हो, इसकी आपका डिस्ट्रक्शन ना हो, तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, आपकी जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी ए, वो होगी बेटा कौन सी आपकी एंटीबॉडी ए। देखो जरा गौर करके, वो होगी बेटा एंटीबॉडी ए। अब आ जाता है बेटा ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी। अब आ जाता है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी के लिए बेटा मैं फिर कह रहा हूं कोई ए बी एंटीजन नहीं होता, कोई ए बी कंबाइंड एंटीजन नहीं होता। देखो बेटा यहाँ पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। अब बेटा दोनों प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ एंटीबॉडी भी आपके पास दो ही है, जिस तरीके से एंटीजन दो है एंटीबॉडी भी आपके पास दो है, अगर मैं यहाँ जिसके पास दोनों सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है ए और बी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या मैं एंटीबॉडी ए छोड़ दूं, ए छोड़ दूंगा तो बेटा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी एंटीजन ए के साथ। अगर एंटीबॉडी बी छोड़ दूंगा प्लाज्मा के अंदर तो एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट कर जाएगी। दैट मीन्स मुझे दोनों को यहां से सफाया करना होगा, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए इसके प्लाज्मा में, नहीं तो रिएक्शन कर लेगा। तो बेटा इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। क्या बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये एंटीबॉडीज का, क्यों सेम एंटीजन के जैसी सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, बेटा रिएक्शन कर जाएंगी, ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा, ए और बी एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, समझ रहे हो, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने वाला। अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो बेटा ना तो आप ए को रखने का खतरा यहाँ पे रख सकते हो, ना बी को रखने का खतरा यहाँ पे रख सकते हो। दैट मीन्स बेटा नो एंटीबॉडी, दैट मीन्स बेटा नो एंटीबॉडी। तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है, और जब बेटा कुछ भी एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलेगी तो हम इसे कहेंगे निल, NIL। निल का मतलब होता है बेटा जीरो। आपने सुना होगा बेटा निल बटा सन्नाटा, सुना है बेटा, कभी कभी टीचर्स ही कह देते हैं इस शब्द को हम आमतौर पर काफी यूज करते हैं बेटा, निल बटा सन्नाटा। एक मिनट बेटा निव निकल गई इसकी, अरे यार एक मिनट देना, इसकी निव निकल गई यार, ये कैसे होगा, चलो सही हो गई, निव लग गई वापस इसकी। तो बेटा निल बटा सन्नाटा, निल मतलब जीरो, और आपको पता लग गया क्यों प्रेजेंट नहीं है। अगर बेटा प्रेजेंट हो गई यहाँ एक भी एंटीबॉडी, सीधे रिएक्शन करने जाएगी उससे, और एंटीजन एंटीबॉडी ऐसा खतरनाक बॉन्ड बनाएगी, तहस नहस कर देगी, तबाही ला देगी। अब आता है बेटा चौथा ब्लड ग्रुप। चौथा ब्लड ग्रुप होता है ओ मतलब बेटा जीरो। अंडा, अंडा का मतलब पता क्या है कि अब इसके एंटीजन, अब इस आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं इस ओ ब्लड ग्रुप को बेटा ओ ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलता है। अब बेटा इसके में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स मैं एक बात कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि चाहे तो ए एंटीबॉडी छोड़ दो, चाहे बी एंटीबॉडी छोड़ दो, कोई भी रिएक्शन ही नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि कोई सरफेस एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा यहाँ दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। देख रहे हो, ये जस्ट ए बी का उल्टा है बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे जो एंटीबॉडी होती है वो दोनों प्रेजेंट होती है बेटा। यहाँ पे एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी बी भी यहाँ पर बेटा आपकी प्रेजेंट होती है। किस ब्लड ग्रुप में? आपके ओ ब्लड ग्रुप में। तो आपको बेटा समझ में आ गया। अब आओ जरा इसे थोड़ा सा सही करते हैं बेटा, एक मिनट, हटाओ इसे। देखो बेटा, आप यहाँ पे आरबीसी इस तरीके से बनाओ, ये देखो, ये हो गई आपकी बेटा रेड ब्लड सेल, और नीचे आप लिखोगे बेटा नो एंटीजन, दैट मीन्स निल। यहाँ भी क्या आने वाला है, यहाँ भी आने वाला है निल, नो एंटीजन। यहाँ पे आने वाला है बेटा निल। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा आप निल, यानी कि कोई भी जो है बेटा आपकी क्या है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पर। क्या बेटा आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ए सरफेस एंटीजन मिलता है,
ठीक है। अब इसके फिर प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी बेटा, सेम तो नहीं रख सकते, नहीं तो बेटा रिएक्शन कर जाएगी और समस्या हो जाएगी, इसलिए एंटीबॉडी बी इसके प्लाज्मा में देखने को मिलती है। ब्लड ग्रुप बी के केस में आपके एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस के ऊपर, बी एंटीजन, तो एंटीबॉडी ए होगी। ए बी के अंदर दोनों प्रेजेंट है, दैट मींस बेटा दोनों सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलती है आपको। दूसरे की बात करते हैं ओ के केस में, ओ इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई सरफेस एंटीजन ही नहीं है इसके आरबीसी के ऊपर, तो बेटा दोनों एंटीबॉडी डाल दो, चाहे एक डाल दो, दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ दोनों एंटीबॉडी आपके प्रेजेंट होती है किसके अंदर, आपके ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो आपके प्लाज्मा में बेटा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ए और बी दोनों की दोनों ओ ब्लड ग्रुप के केस के अंदर। क्या बेटा आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना। डोनर्स ग्रुप अभी नहीं लिखाऊंगा, रीजन है उसका क्या है, एक बार मैं आपको बेटा कंसेप्ट सिखा दूं ब्लड डोनेशन का। अगर आपको एक बार कंसेप्ट आ गया ब्लड डोनेशन का, तो आप कभी भी जो है बेटा आप खुद इस टेबल को भर लोगे। एक बात तो बेटा सबको पता होती है, पता है वो क्या है, ए वाला ए से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ओ वाला ओ से ले सकता है। यार अपने से तो ले ही सकते हैं ना, एक बात बताओ कॉमन सेंस की, अपने से तो बेटा ले ही सकते हैं। अब बाकी दूसरे कौन कौन से दे के जा सकते हैं, वो एक बड़ा सवाल होगा, देखना जरा ध्यान से। पहले कंसेप्ट तो मैं बता देता हूं, जरा गौर करके देखना। कंसेप्ट देखो बेटा, अब जो आप नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालोगे वो डालोगे कंसेप्ट। बेटा बहुत लोग मैंने देखे हैं पढ़ाते हैं टीचर्स सीधे लिखा देते हैं, कंसेप्ट जो है बेटा बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। और बेटा एक बात और मैं आपको फिर से जो है आगाह कर देता हूं, वार्न कर देता हूं, आपको चेतावनी दे देता हूं कि एवी सरफेस एंटीजन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दो ही सरफेस एंटीजन होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ए बी ब्लड ग्रुप इट मींस एक ए बी नाम का सरफेस एंटीजन उसकी आरबीसी पर प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। इससे जो पिछली स्लाइड थी, इससे जो पहली स्लाइड थी उसके ऊपर बेटा यही बताया था कि कौन कौन से एंटीजन आपको देखने को मिलते हैं आरबीसी के सरफेस के ऊपर। अब देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बेटा कंसेप्ट। कंसेप्ट किसका, आपका ब्लड डोनेशन का, कि किसका क्या मिलाया जाता है, कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन, कि कौन किसको बेटा ब्लड आपका डोनेट कर सकता है, कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन। या फिर आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जरा देखो अब बेटा एक है देने वाला, एक है लेने वाला, एक है डोनर, एक है रेसिपिएंट। डोनर वो होता है जो अपना ब्लड देता है, रेसिपिएंट वो होता है जो अपना ब्लड जो ब्लड को रिसीव करता है। बेटा आप कभी गए हो किसी ब्लड बैंक के अंदर, आपने देखा होगा ब्लड बैंक में होता क्या है, आपको सपोज करो आपके किसी करीबी का ब्लड एक्सीडेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उस समय आपको ब्लड चाहिए। अब उसका ही ब्लड चाहिए, आपको डॉक्टर बता देगा ये ब्लड चाहिए और आप इस ब्लड बैंक में चले जाओ, आपको यहाँ से ब्लड मिल जाएगा। तो होता क्या है जब आप वहां पर जाते हो, एक तो आप बेटा उस ब्लड के बदले में पैसा देते हो, दूसरा होता क्या है उनकी एक बड़ा कंडीशन होती है बेटा ब्लड बैंक की, होती ये है कि आपको फ्री में तो देते हैं, पहली बात तो ब्लड के बदले में पैसा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा उसको ऑपरेट करने के लिए एक कॉस्ट आती है और वो कॉस्टिंग किससे निकलेगी, जो ब्लड वहां से लेके जा रहा है उसी से वो निकलती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप लेके जाओगे तो आप ब्लड दे के भी जाओगे, आप कोई सा भी लेके जाओ, आप कोई सा भी ब्लड देके जाओगे, दैट मीन सपोज करो अगर मैं लेने जा रहा हूं मेरे किसी रिलेटिव के लिए ब्लड, तो मुझे ब्लड अपना दे के आना होगा, तब जाके मैं वो ब्लड लेके आऊंगा, प्लस मैं पैसे भी दे के आऊंगा, ठीक है। तो एक होता है बेटा ब्लड देने वाला जिसे कहते हैं डोनर, एक होता है ब्लड रिसीव करने वाला, ब्लड लेने वाला जिसकी बॉडी में ब्लड चढ़ाया जाना है उसको कहते हैं रेसिपिएंट। अब जरा ध्यान से देखना इसका क्या मिलाया जाता है, देखो जरा ध्यान से, एक तरफ बेटा मैं डोनर लिख दूं, एक तरफ लिख देता हूं मैं डोनर। डोनर से यार मुझे अभी याद आ गई विक्की डोनर, बड़ी कमाल की पिक्चर थी, डोनर। और दूसरा आप लिखोगे बेटा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। एक मिनट बेटा पी सही नहीं बना, इसे सही कर लेते हैं। दूसरा आप लिखोगे बेटा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है बेटा, जो आपका ब्लड रिसीव करता है। चलो अभी लिख देता हूं बेटा, वरना बहुत से बच्चों को याद नहीं रहेगा, ठीक है। देखो तो बेटा डोनर कौन होता है, डोनर वो होता है जो आपका ब्लड क्या करता है, जो बेटा ब्लड देता है। तो आप लिखोगे गिव्स ब्लड, गिव मतलब देना, ब्लड मतलब बेटा ब्लड खून, जो खून देता है।
ठीक है। रेसिपिएंट कौन होता है? रिसीव्स ब्लड। बेटा ये क्या करता है? ये रिसीव करता है। ये क्या करता है बेटा? रिसीव करता है किसको? ब्लड को। तो आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है बेटा, जो एक्चुअली में ब्लड दिया जाता है ना बेटा, उसका चेक करते हैं एंटीजन, जो लेता है उसकी चेक करते हैं एंटीबॉडी। बेटा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप दे रहा है यानी कि जो ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है तो उसे डोनर कहते हैं। उस डोनर का चेक करा जाता है बेटा एंटीजन, कि ये जो दे रहा है ब्लड, इसका एंटीजन कौन सा है बेटा। तो इसका क्या चेक करा जाता है? इसका चेक करा जाता है बेटा एंटीजन। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा इसका चेक करा जाता है आपका एंटीजन। इसका चेक करा जाता है बेटा आपका क्या? इसका चेक करते हैं हम एंटीजन। और जो बेटा रेसिपिएंट है, जो लेने वाला है, उसकी चेक करी जाती है एंटीबॉडी। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बेटा सेट कर लो, बाकी आगे की चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, जो ब्लड ग्रुप देने वाला है उसका चेक करा जाता है एंटीजन, और जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड लेने वाला है, उसकी चेक करी जाती है एंटीबॉडी। और अभी अभी आपने ब्लड ग्रुप में देखा था, जब ए ब्लड ग्रुप था तो उसके पास एंटीजन था ए और एंटीबॉडी थी बी, यानी कि वो दोनों अलग अलग थी। दोनों सेम हो जाती तो समस्या हो जाती। दैट मीन्स जो आप डोनर और रेसिपिएंट में चेक करते हो, वो ये चेक करते हो कि कभी भी जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट मैच, द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी, द एंटीजन ऑफ द डोनर एंड द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट शुड नॉट मैच। अगर ये दोनों मैच नहीं करती हैं तो बेटा वो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर ये मैच कर गई तो बेटा कभी भी कोई भी जो है बेटा वो उसका ब्लड उसको नहीं दिया जा सकता। तो आप क्या लिखोगे? शुड नॉट मैच। आप लिखोगे बेटा शुड नॉट मैच। तो ये जो आप एंटीजन एंटीबॉडी देख रहे हो बेटा, ये कभी भी मैच नहीं करने चाहिए जिसको आप दे रहे हो बेटा। ठीक है, डोनर के एंटीजन और अब बेटा रेसिपिएंट लेने वाले की एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए। तो आप यहां पे लिखोगे शुड नॉट मैच। और अगर मैच कर गई तो क्या होगा, आपको मैं दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पे क्या होगा। तो आप यहां पे लिखोगे बेटा शुड नॉट मैच। अगर ये मैच कर गई, सपोज करो ए एंटीजन है और ए ही एंटीबॉडी हो गई, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और बेटा आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आपकी आरबीसी की बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपके ब्लड ग्रुप में क्लंपिंग शुरू हो जाएगी। आपका ब्लड जो है बेटा अंदर ही अंदर क्लॉट करना शुरू कर देगा और बेटा बहुत भयंकर तरीके से इंसान की मौत हो जाएगी। पेशेंट जहन्नुम पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है, देखो तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे इफ इट मैचेस। क्या लिखोगे बेटा? आप यहां पे लिखोगे इफ इट मैचेस। अगर ये बेटा मैच कर जाते हैं, इफ, चलो अच्छे से लिख देते हैं, इफ डोनर्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी मैचेस। इफ डोनर्स, बेटा डोनर का क्या? एंटीजन, एंड रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी, और बेटा रेसिपिएंट की क्या? रेसिपिएंट की बेटा आपकी एंटीबॉडी। अगर ये मैच कर गई, अगर ये मैच कर जाती है, इफ इट मैचेस देन क्लंपिंग अकर्स। क्या होती है बेटा? फिर उसके बाद हो जाती है क्लंपिंग। क्लंपिंग मतलब क्या होता है बेटा? वही क्लंपिंग अभी हम बताएंगे। फिर हो जाती है बेटा क्लंपिंग। क्लंपिंग मतलब होता है बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्लंपिंग का मतलब होता है बेटा आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। एक एग्जांपल के साथ बताऊं तुम्हें? चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। फिर उसके बाद हम बेटा उस बेहतरीन टेबल के पास चलेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है बेटा, उस टेबल को भरेंगे, मजा आ जाएगा आपको उस टेबल को, क्योंकि अब आप उस टेबल को बेटा खुद भर पाओगे। ठीक है, तैयार हो बेटा? आपको समझ में आ गया? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए। अगर मैच कर गई तो समस्या हो जाएगी। अब कोशिश, अब देखते हैं बेटा, एक तरफ लेते हैं डोनर ए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो आओ देखो, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है बेटा। एग्जाम्पल से जितना बेहतरीन समझ में आता है ना, उतना बातों से समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल में एक तरफ लेते हैं बेटा डोनर, देखो बेटा, और एक तरफ होगा आपका रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, देखो बेटा रेसिपिएंट, ये देखो। अब जो डोनर है बेटा, इसका ब्लड ग्रुप मैं मान लेता हूं ए, इसका ब्लड ग्रुप मैं मान लेता हूं ए। यहां पे लिख दूं बेटा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डोनर और रेसिपिएंट का, इसका ए है और जो लेने वाला है वो है बेटा बी। अब सवाल ये है, क्या ए जो है बेटा वो बी को ब्लड दे सकता है?
क्या ए जो है बेटा वो बी को ब्लड दे सकता है? इसका अभी हम फैसला करेंगे हाँ या ना में। रुक जाओ, अभी दे सकता है या नहीं दे सकता। वैसे तो बेटा मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया ही है, इसको नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता अभी देखते हैं, रुक जाओ। अब बेटा क्या चेक करते हैं डोनर का? डोनर का चेक करते हैं एंटीजन। बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला है, दैट मींस इसका एंटीजन क्या होगा? इसका एंटीजन होगा बेटा ए। अब जरा बी वाला जो ब्लड ग्रुप है बेटा, जिसका बी ब्लड ग्रुप है, दैट मींस उसका एंटीजन कौन सा होगा? उसकी आरबीसी पे बी एंटीजन होगा। तो एंटीबॉडी उसके में कौन सी प्रेजेंट होगी? सर उल्टा प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी ए होगी। अरे यार, एंटीजन ए और वहां एंटीबॉडी ए। अरे यार, ये तो भारी गड़बड़ हो गई बेटा, ये तो भारी गड़बड़ हो गई बेटा। यहां पर कौन सी हो गई? यहां पे आ जाएगी बेटा बी ब्लड ग्रुप वाले के पास होती है एंटीबॉडी ए। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या कर जाएंगी बेटा? रिएक्ट कर जाएंगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या कर जाएंगी बेटा? रिएक्ट कर जाएंगी। और ये रिएक्ट कर गई तो क्या होगा बेटा? ये अगर रिएक्ट कर गई तो बेटा आपकी क्या हो जाएगी? क्लंपिंग। आपकी हो जाएगी बेटा क्लंपिंग। और क्लंपिंग किस तरीके से दिखती है मैं दिखाता हूं आपको। क्लंपिंग आपको बेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। देखो, इसको सपोज करना बेटा आरबीसी, ये क्या है? ये है आपकी आरबीसी। ये इसके ऊपर बेटा आपके क्या प्रेजेंट है? आपके सपोज करो ए एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है, ए एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अब देखो बेटा होगा क्या, यहां पे आएगी आपकी बेटा, आपकी कौन सी आएगी? एंटीबॉडी ए आ जाएगी। जरा गौर करके देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, गौर करके। अरे आपको दिख नहीं रहा क्या यार? अब दिखेगा आपको, जरा गौर करके देखिएगा बेटा। आपको ये क्या दिख रहा है? ये है बेटा आपकी आरबीसी, ठीक है। इसके ऊपर ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है? ये है आपके बेटा एंटीजन। समझ में आ गया आपको? अब जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से आके बेटा ये आपकी एंटीबॉडी जुड़ जाएगी। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेटा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना बेटा एंटीबॉडी का। देखो बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये कहलाती है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यही है बेटा आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये है बेटा आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये बेटा दोनों रिएक्ट कर जाती हैं और इस तरीके से क्लंपिंग हो जाती है पूरे के पूरे ब्लड की। यहां पर तो मैंने बेटा 2 ही आरबीसी आपको लेके बताई हैं, बट पूरा ब्लड आपका जो है बेटा क्लॉट कर जाएगा, क्लंप हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? कैन नॉट गिव ब्लड। बेटा डोनर ए रेसिपिएंट बी को कभी ब्लड नहीं दे सकता। कैन नॉट गिव ब्लड। क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ कि ए ब्लड ग्रुप वाला कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड क्यों नहीं दे सकता है? क्यों? क्योंकि बेटा ए वाले का हम चेक करते हैं, जो देने वाला होता है उसका एंटीजन चेक करते हैं, तो उसके पास एंटीजन है ए, और रेसिपिएंट जो लेने वाला है उसकी चेक करी जाती है एंटीबॉडी, उसके पास है एंटीबॉडी ए। अब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों बेटा सेम सेम हो गई, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाती हैं, इससे हो जाती है बेटा क्लंपिंग। और क्लंपिंग मतलब क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दैट मींस आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब टेबल भरे हैं उस टेबल को, अब आपको समझ में आ गया, उस टेबल पर चलते हैं। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से, अब जरा गौर करके देखना बेटा ए वाला किस किस से ब्लड ले सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं ए से। क्या ए वाला ए को दे सकता है? चलो, देने वाला कौन है? ए। लेने वाला कौन है? ए। ठीक है, देने वाले की क्या चेक करते हैं? एंटीजन। उसके पास एंटीजन कौन सा है? ए। लेने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। उसकी कौन सी एंटीबॉडी चेक करते हैं? एंटीबॉडी कौन सी है? बी। अच्छा, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी को दे सकता है? हाँ दे सकता है, दोनों मैच नहीं कर रही, तो ए वाला ए को दे सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब इसी तरीके से मैं कह सकता हूं बेटा बी वाला बी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा सेल्फ वाला सेल्फ को तो दे ही सकता है ना। ए बी वाला बेटा ए बी को दे सकता है, और ओ वाला ओ को दे सकता है। क्या बेटा आपको इतना क्लियर हो गया पहले वाले स्टेटमेंट से मेरे? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको अभी ओ दिख नहीं रहा होगा, पर दिख जाएगा। देखो ओ दिख गया बेटा, आपको समझ में आ गया ए वाला ए को क्यों दे सकता है, बी वाला बी को क्यों दे सकता है, ए बी वाला ए बी को क्यों दे सकता है, ओ वाला ओ को क्यों दे सकता है। आपको अभी अभी मैंने क्लियर करा। अब ए को और कौन कौन दे सकता है, ये सवाल आपका आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, 1 मिनट दो, देखो जरा ध्यान से आ जाओ। देखो देखो, तो बेटा ए वाला ए से ले सकता है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब क्या बी वाला ए को दे सकता है? जरा देखते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, क्या बी वाला ए को दे सकता है? बी वाला देने वाला है, दैट मीन्स हम उसका चेक करेंगे एंटीजन, उसके पास बी एंटीजन है। ए के पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? अरे एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, ये इसको दे सकता है? अरे नहीं, अगर दे दिया तो बेटा बवाल हो जाएगा। दैट मीन्स ये इसको नहीं दे सकता, तो बेटा बी नहीं दे सकता ए को। ठीक है, अब देखते हैं ए बी इसको दे सकता है क्या? देने वाला कौन है? ए बी,
उसका क्या चेक करते हैं, देने वाले का ऑलवेज चेक कराया जाता है एंटीजन। क्या उसके पास कोई एंटीजन है? हाँ सर, उसके पास 2 एंटीजन है, ए बी के पास 2 एंटीजन है, एक है ए एंटीजन, एक है बी एंटीजन। ठीक है सर। लेने वाले की चेक करी जाती है एंटीबॉडी। ए वाले ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी। अरे यार, एक ए वाले, देखो बेटा, उसके पास बी एंटीबॉडी है। अब ये बी एंटीबॉडी ए एंटीजन पे तो अटैक नहीं करने वाली, ठीक है, बट बेटा बी एंटीजन पे तो कर देगी, क्योंकि ए बी के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स बेटा ए बी भी इसको नहीं दे सकता। अब फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है बेटा ओ वाले के पास। आप गए ओ वाले के पास, आपने देखा बेटा ए को ए दे सकता है, बी नहीं दे सकता, ए बी नहीं दे सकता, और ओ दे सकता है नहीं दे सकता, ये चेक करते हैं। देने वाले की चेक करी जाती है एंटीजन। ओ के पास कौन सा एंटीजन है? कोई एंटीजन नहीं है सर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब दूसरी तरफ देखो, ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी। फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि बेटा एंटीजन ही नहीं है, रिएक्ट किसके साथ करेगा? दैट मीन्स ओ इसको दे सकता है बेटा। इसको कौन दे सकता है? ए के अलावा ओ भी जो है बेटा यहाँ पे दे सकता है। अब इसी तरीके से बेटा जब आप आगे चेक करोगे, जो कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, रीजन क्या है, मैं चाहता हूं बेटा आप खुद से कुछ मेहनत करें। और पता है, खुद से जब आप मेहनत करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? सुनो, आप ये देखोगे कि बी वाले को सिर्फ बी दे सकता है, आपको जो है उसको ए नहीं दे सकता, क्योंकि आपने वहां पर भी देख लिया, इसको ए बी भी नहीं दे सकता, बट इसको ओ दे सकता है। तो बी वाले को बेटा बी दे सकता है, एक ओ दे सकता है। ए बी वाले को बेटा आप देखोगे, ए बी वाले को ए बी से तो मिल ही जाएगा, ये ए का भी ले सकता है ब्लड, ये बी का भी ब्लड ले सकता है, और इवन ये बेटा ओ का भी ब्लड ले सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखो कैसे ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ये आपको समझ में आ गया। अब ए बी वाले को ए से लेना है, तो ए के पास कौन सा एंटीजन हुआ? ए। क्या इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी है? कोई नहीं है, ले सकता है। बी के पास कौन सा एंटीजन है? बी। क्या ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है रिएक्शन के लिए? नहीं, ले लेगा, ठीक है। अब ओ वाले से क्यों ले लेगा? क्यों? क्योंकि ओ के पास खुद का कोई एंटीजन नहीं है। तो बेटा जब इसके पास एंटीजन नहीं है तो वहां कोई सी भी एंटीबॉडी हो वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि उसके पास एंटीजन ही नहीं है। तो ओ भी दे सकता है, बट बेटा बेचारे ओ को देखो, वो बेचारा सबको बांटता डोल रहा है, पर जब बारी आती है ओ की, तो क्या ओ ले सकता है किसी से ब्लड? जरा ध्यान से देखना, ओ बेटा लेने वाला है, ठीक है। बाकी देने वाले कौन है? आपके पास ए है, बी है और ए बी है, ठीक है। देने वाले का क्या चेक कराया जाता है? एंटीजन, और लेने वाले का एंटीबॉडी। अब इसके पास बेटा दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए और बी, और जो आप जिससे भी ब्लड ग्रुप लोगे बेटा, ओ को छोड़ के बाकी सब ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, इन सबके पास एंटीजन प्रेजेंट है। ए वाले के पास ए प्रेजेंट है, बी वाले के पास बी प्रेजेंट है, और ए बी के पास ए बी प्रेजेंट है। तो बेटा इसके पास तो दोनों एंटीबॉडी है, कोई सा भी दे दो वो तो इसके साथ रिएक्ट कर ही जाएगा। दैट मीन्स बेटा बेचारे ओ को सिर्फ ओ ही ब्लड दे सकता है। ओ दुनिया भर को दे सकता है ब्लड, ओ बेटा सबको ब्लड बांट सकता है, बट ओ ब्लड सिर्फ खुद से ही ले सकता है। ऐसे ही बेटा देखो ए बी बेटा सबसे ब्लड ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, वो ए बी से भी ले सकता है, वो ओ से भी ले सकता है। दैट मीन्स बेटा ओ तो हुआ आपका कौन? यूनिवर्सल डोनर। वो तो बेटा सबको बांट सकता है। देखो इस टेबल से एक बात आपको पता लग रही है कि जो ओ होता है बेटा, आप नोट डालोगे यहाँ पे, और नोट डाल के आप बेटा क्या लिखोगे? देखो जरा ध्यान से, नोट में बेटा आप ये वाली बात लिखोगे कि जो ओ होता है, ओ कौन होता है? ओ बेटा सबको बांट रहा है। देखो जरा ध्यान से टेबल को, ओ ने बेटा ए को भी दिया ब्लड, बी को भी दिया, ए बी को भी दिया, और अपने आप के ओ को तो देगा ही। तो ओ कौन है बेटा? आपका यूनिवर्सल डोनर। ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर। तो ओ कौन हुआ बेटा? आपका ओ हुआ आपका बेटा यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए बी देखो बेटा सबसे ले सकता है, और जो लेने वाला होता है वो होता है रेसिपिएंट। तो मैं कह सकता हूं बेटा जो ए बी है वो एक्चुअल में कौन है? वो है बेटा आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आप नीचे लिखोगे बेटा ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और आपको बेटा मैंने सिर्फ ये लिखाया नहीं है, ये मैंने महसूस कराया, ये मैंने आपको फील कराया है ये एक्चुअली में ऐसा क्यों है। तो आप लिखोगे बेटा ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी कौन है बेटा? ए बी है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट आपको समझ में आ गया बेटा बेहतरीन तरीके से। तो बेटा यहां पर ही आपका एंड होता है ए बी ब्लड ग्रुपिंग। इसके बाद आपको पढ़नी है आर एच ब्लड ग्रुपिंग, और जब मैं आपको बेटा आर एच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दूंगा और मैं उसका भी कंसेप्ट दे दूंगा, तो हम जो अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जो आपका लेक्चर 4 आएगा, उसके अंदर मैं आपको बेटा आपको सिर्फ ए बी करके नहीं दिखाऊंगा ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन, आपको ए पॉजिटिव को
आपको क्या ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है नहीं दे सकता, ये भी हम चेक करेंगे। यानी पॉजिटिव नेगेटिव का भी खेल आएगा। ठीक है, आपने सुना होगा बेटा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, आपको अब ये भी पता लगेगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है। ये बेटा RH से है चक्कर। होता क्या है बेटा, एक्चुअली में एक मंकी होता है जिसका नाम है बेटा रीसस, उसकी RBC के ऊपर बेटा एक जो है एंटीजन मिला था जो RH होता है, और वही सेम एंटीजन जो है बेटा आपको देखने को मिलता है ह्यूमन की RBC के ऊपर भी। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा RH ग्रुपिंग, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा RH फैक्टर। यानी कि RBC की मेम्ब्रेन पर बेटा A और B सरफेस एंटीजन के अलावा RH एंटीजन भी देखने को मिल सकता है। देखो मैंने लिखा है मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा ही। जिस तरीके से ए भी आपके ओ में नहीं मिल रहे थे, इसी तरीके से बेटा RH की भी कोई गारंटी नहीं है। RH मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर RH मिल गया तो हम उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं RH पॉजिटिव। अब वो ए होगा तो ए पॉजिटिव, बी होगा तो बी पॉजिटिव, ओ होगा तो ओ पॉजिटिव, ए बी होगा तो ए बी पॉजिटिव। अगर आपका RH नहीं मिलता है किसके ऊपर, RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो बेटा हम उसे कहते हैं RH नेगेटिव। दैट मींस ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। समझ में आया बेटा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर, हाँ या ना में मुझे इतना बताओ। अगर आपको समझ में आया है तो लिखना भी इसको जरा शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा अब आप हेडिंग डाल लोगे क्या, RH ग्रुपिंग। देखो अब आप हेडिंग डालोगे RH ग्रुपिंग। बेटा नंबर 2 करके डाल दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं नंबर 2। देखो नंबर 2 और आप यहाँ पे लिखोगे RH ग्रुपिंग। अब हम बात कर रहे हैं बेटा RH ग्रुपिंग के बारे में। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे बेटा ये कहा कि जिस तरीके से आपकी RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस के ऊपर A और B सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से एक RH एंटीजन भी होता है, वो सरफेस पर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बेटा लिखना शुरू करें इसके बारे में। देखो तो आप यही वाली बात लिखोगे इंग्लिश में। आओ देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा ऑन RBC सरफेस, ऑन RBC सरफेस, ऑन RBC सरफेस may also contain, may also have, एक मिनट बेटा एक मिनट, may also have another antigen, may also have another, आप लिखोगे बेटा another surface antigen called RH antigen, another surface antigen called RH antigen, called RH antigen। अब बेटा इसको RH क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है बेटा ये देखा गया था एक मंकी जिसका नाम है बेटा रीसस मंकी में, तो उसी के नाम पे जो है बेटा आप इसको जो है हम RH कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। और एक बात और बेटा, जिस तरीके से आपको याद है, क्या याद है कि जिस तरीके से आपके RBC के सरफेस के ऊपर ABO के केस में आपने क्या देखा था, A और B, AB इस तरीके से प्रेजेंट था आपके एंटीजन। ठीक है, A एंटीजन B एंटीजन, तो नेचुरली आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट थी इनके लिए, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। बट RH एंटीजन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ नेचुरल एंटीबॉडी प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट नहीं होती है। समझ रहे हो बेटा, नेचुरली RH एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है। अगर इस समय बेटा आपके अंदर RH प्रेजेंट है, यानी कि आप RH पॉजिटिव हुए, तो आपके ब्लड के अंदर RH के लिए जो RH एंटीजन प्रेजेंट है आपकी RBC में, RBC के सरफेस के ऊपर, तो आपके प्लाज्मा के अंदर कोई भी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है उसके लिए नेचुरली। ठीक है बेटा, देखो पहले हम इसका रीजन लिख देते हैं कि इसको हम RH ही क्यों कहते हैं। तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा RH एंटीजन सिमिलर टू, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा RH एंटीजन, आप क्या लिखोगे RH एंटीजन सिमिलर टू 1, RH एंटीजन जो कि सेम होता है बेटा सिमिलर टू 1, क्या होता है बेटा सिमिलर टू 1 प्रेजेंट इन रीसस मंकी, सिमिलर टू 1 प्रेजेंट इन रीसस मंकी, दैट्स वाई RH कहते हैं बेटा इसको। आप ब्रैकेट में लिखोगे हेंस RH, क्योंकि बेटा जो रीसस मंकी होता है उसकी RBC की मेम्ब्रेन पर भी बेटा आपको कुछ ऐसा ही एक एंटीजन देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको RH एंटीजन कहते हैं। अब बेटा ये वाली बात भी आप यहाँ पे लिख लोगे, कौन सी वाली बात, आप लिखोगे बेटा देखो ध्यान से,
आप लिखोगे कि हमारा जो प्लाज्मा होता है वो नेचुरली कोई भी आर एच एंटीजन प्रेजेंट कैरी नहीं करता है। आप लिखोगे बेटा इफ आर एच एंटीजन इफ आर एच एंटीजन if RH antigen present on RBC surface present on, या फिर आप लिख लो बेटा present on surface of RBC present on surface of RBC। अगर बेटा ये प्रेजेंट होता है तो बेटा हमारी जो प्लाज्मा होता है देन आर देन प्लाज्मा डोंट हैव natural RH antibody, then don't have natural RH antibody। बेटा आपको समझ में आ गया हाँ या ना? मुझे इस लाइन का मतलब बताओ। बेटा ये लाइन आपसे ये कहती है अगर किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर RH एंटीजन देखने को मिलता है तो बेटा उसके प्लाज्मा के अंदर नेचुरल RH एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। आप समझ रहे हो? जिस तरीके से मैं हटता हूं यहां से, जिस तरीके से आपके बेटा एबीओ ग्रुपिंग में आपने देखा था, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए था तो क्यों था वो ए? क्योंकि आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपके ए सरफेस एंटीजन प्रेजेंट था। तो उसके लिए बेटा उस ए एंटीजन के लिए आपकी प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी भी नेचुरली प्रेजेंट थी। बट आरएच एंटीजन के केस में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, इसके प्लाज्मा में कोई नेचुरल एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं होती है। क्या आपको ये समझ में आ गया? अभी आपको समझ में आ गया तो आओ चलो नेक्स्ट हम ये बात लिखते हैं कि अगर किसी के पास RH प्रेजेंट है, अगर किसी की आरबीसी के सरफेस के ऊपर बेटा RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं। और जो कि लगभग बेटा 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी RH पॉजिटिव है, यानी कि उनकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा RH एंटीजन प्रेजेंट है। जबकि मैं बात करता हूं बेटा अगर ये एब्सेंट होता है तो हम उसे RH नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी RH नेगेटिव है। इस बात को लिख लें। चलो आओ लिखते हैं। तो बेटा आप नेक्स्ट स्लाइड पर लिखोगे क्या? आप यहां पर लिखो RH एंटीजन, इस तरीके से बनाओ। अगर आपका RH एंटीजन, ये आपको जो RH एंटीजन दिख रहा है बेटा, दो ही केस हो सकते हैं, या तो बेटा ये प्रेजेंट होगा या ये आपका एब्सेंट होगा। या तो ये प्रेजेंट हो बेटा या फिर ये आपका हो एब्सेंट। अब क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे प्रेजेंट ऑन आरबीसी। अगर RH एंटीजन बेटा आपका प्रेजेंट है आरबीसी पर, प्रेजेंट ऑन आरबीसी। और एक केस हो सकता है बेटा एब्सेंट, आपका प्रेजेंट ही ना हो, एब्सेंट ऑन आरबीसी। अगर बेटा आपका प्रेजेंट होता है तो हम इसे कहते हैं RH पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं बेटा RH पॉजिटिव। और अगर एब्सेंट होता है तो कहते हैं RH नेगेटिव। अगर प्रेजेंट है तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम RH पॉजिटिव। और अगर एब्सेंट है ये फैक्टर तो इसे हम कहते हैं बेटा RH नेगेटिव। समझ में आया हाँ या ना? मुझे इतना बताओ। और आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा? जो 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो आपकी कैसी है? RH पॉजिटिव। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन। बेटा इंडिया के केस में थोड़ा अलग है, बट मैं आपको लिखाऊंगा नहीं वो फैक्ट, मैं नहीं देना चाहता वो फैक्ट आपको, क्योंकि एडिशनल फैक्ट होगा, इसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है? एनसीईआरटी जितना बताती है हमने उतना क्लैरिफाई कर लिया है। जो 80-20 एनसीईआरटी बोल रही है ना बेटा, वो एक्चुअली वर्ल्ड पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में बोल रही है। ठीक है? तो 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसी है? RH नेगेटिव, यानी कि उनकी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर आपका RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया हाँ या ना? अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो बेटा जरा ध्यान से, जिस तरीके से आप एबीओ ग्रुपिंग में बेटा ब्लड ग्रुप मैच करते थे, उसी तरीके से बेटा RH को भी मैच करा जाता है। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड डोनेशन से पहले बेटा RH भी चेक करा जाएगा कि RH प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बड़ा ही रोल होता है। और मैं आपको दूंगा इसके बाद कंसेप्ट कि RH को आप किस तरीके से देखोगे। इससे रिलेटेड जो आगे चर्चा होगी वो होगी बेटा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको ये याद रहे। और अगले लेक्चर में बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, पहले आपको खुद सॉल्व करने हैं वो, देन बाद में जो है बेटा मैं तो उनको सॉल्व कराऊंगा ही। अगर मैं आज ही आपको ये पढ़ा दूंगा तो आप बेटा इजीली कर पाओगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप जो है कितना रिवीजन करके आते हो। ठीक है? देखो तो बेटा अब आप क्या लिखोगे? आप यहां पे ये लिखोगे कि RH को भी जो है बेटा मैच करा जाता है। RH शुड
RH should also be, RH should also be matched, RH should also be matched before blood transfusion, बिफोर ब्लड डोनेशन, चलो डोनेशन लिख देते हैं बेटा ट्रांसफ्यूजन की जगह, बिफोर ब्लड डोनेशन। तो बेटा ब्लड डोनेशन से पहले आपका RH को भी मैच कराया जाता है। ठीक है बेटा, अब कंसेप्ट लो जरा कि कौन किसको दे सकता है RH पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट मैं तुम्हें दे देता हूं। बेटा होगा क्या, आपको इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइंड करना है और आपको आंसर मिलेगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप कंसेप्ट याद रखोगे क्या, देखो जरा ध्यान से, कंसेप्ट बहुत आसान है बेटा, आपको मजा आ जाएगा। बहुत कम लोग बताते हैं बेटा ये, बट कोई ना, मैं आपको बता देता हूं, जब आप सीख ही रहे हो तो ढंग से सीखो। तो बेटा आपका जो RH नेगेटिव होता है, दैट मीन्स एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो किस किस को ब्लड दे सकता है, देखना जरा ध्यान से। कैन गिव, आप लिखोगे बेटा कैन गिव ब्लड टू। अब बेटा हम यहाँ RH पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ उन्हीं के केस में ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। तो बेटा किसको ब्लड दे सकता है, तो आप लिखोगे बेटा RH नेगेटिव, RH नेगेटिव को तो ब्लड दे ही सकता है, RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। आप देख रहे हो बेटा, RH नेगेटिव को तो ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव, सॉरी बेटा, RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, और RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। अब देखते हैं RH पॉजिटिव किस किसको ब्लड दे सकता है। यहां लिखोगे बेटा आप RH पॉजिटिव। अब बेटा इसके केस में थोड़ा सा अलग कहानी होती है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड नहीं दे सकता। बेटा इसको नेगेटिव की तरह छूट नहीं है कि ये सबको ब्लड दे दे, तो आप ऊपर लिखोगे कैन गिव ब्लड टू, कैन गिव ब्लड टू, और यहां नीचे लिखोगे कांट गिव ब्लड टू, कांट गिव ब्लड टू। तो बेटा किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता, अब आप ये जानने वाले हो। एक बात बताओ बेटा, जिस तरीके से आपने देखा था ए को दे सकता था, बी को दे सकता था, ए बी को दे सकता था, ओ को दे सकता था, इसी तरीके से आपने देखा RH नेगेटिव को दे सकता था। बट RH नेगेटिव के पास एक फायदा था कि वो पॉजिटिव को भी दे देता है। ठीक है, क्यों दे देता है, इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा बेटा, ऐसे फेंका फांकी नहीं चल रही यहाँ पर इसी तरीके से आप RH पॉजिटिव देखो, मैंने जहां पे लिखा है कैन गिव ब्लड टू, तो बेटा पॉजिटिव तो पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दैट मीन्स ये किसको नहीं दे सकता, नेगेटिव को। जी हाँ बेटा, RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, बट RH पॉजिटिव कभी भी आपके RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। किसको ब्लड नहीं दे सकता बेटा, RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्या ये कंसेप्ट आपके क्लियर है? RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, बट RH पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, वो RH नेगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको अब बताता हूं बेटा, देखो जरा ध्यान से। इसको बंद कर दें बेटा, एक डब्बे में आ जाओ, एक डब्बे में इसको बंद कर देते हैं, जरा गौर करके देखिएगा। एक डब्बे में बेटा इसको बंद हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डब्बे में इसको बंद आपके कर दिया। ठीक है बेटा, अब जरा रीजन जानते हैं क्यों नहीं दे सकता। अच्छा टोटल ब्लड ग्रुप आ गया, एक मिनट बेटा देना, इसको कॉपी करना होगा मुझे, एक मिनट दो बेटा। टोटल ब्लड ग्रुप भी अभी हम लिखवाएंगे, पर इससे पहले आप जानो वो क्यों नहीं दे सकता। जरा ध्यान से देखना बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक तरफ है डोनर, ठीक है, एक तरफ है डोनर, एक तरफ है रेसिपिएंट। डोनर मतलब देने वाला, रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। ठीक है, देखो तो डोनर कौन है आपका, RH पॉजिटिव, और रेसिपिएंट कौन है बेटा आपका, RH नेगेटिव। तो डोनर कौन है बेटा आपका, डोनर है RH पॉजिटिव, डोनर है बेटा आपका RH पॉजिटिव, रेसिपिएंट नेगेटिव। और हमने कहा पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, इसका रीजन अब आप जानोगे बेटा। तो ये जो है बेटा इसको ब्लड नहीं दे सकता, ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, इसका रीजन क्या है बेटा, एक बात बताओ, आपको एक बात पता है
आर एच नेगेटिव का मतलब है कि ये जो इसकी आरबीसी होगी इसके पास कोई भी आर एच फैक्टर नहीं है, यानी आर एच एंटीजन इसकी आरबीसी पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब आप इसको पॉजिटिव ब्लड दोगे दैट मीन्स जो आप ब्लड दे रहे हो उसके पास आर एच फैक्टर है देने वाले के पास, तो वो आर एच फैक्टर आर एच नेगेटिव के पास आएगा। ठीक है, आपको एक बात पता है, नेचुरली हमारे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी आर एच के लिए प्रेजेंट नहीं होती। ये नेगेटिव है तो इसके केस में तो वैसे भी नहीं है, मतलब होती ही नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही वो ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके साथ बेटा क्या आर एच फैक्टर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जब ये आर एच फैक्टर आएगा, ये है बेटा एंटीजन, और अब एंटीबॉडी देखेगी अरे यार ये कौन आ रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो इसको पहचानती नहीं है, तो ये इसको ट्रीट करेगी, ये इसको मान के चलेगी फॉरेन पार्टिकल, और ये इसके खिलाफ बना देगी बेटा, ये इसके खिलाफ क्या बना देगी, आर एच एंटीजन के खिलाफ बना देगी बेटा आपके आर एच एंटीबॉडीज, और आपके बेटा ये क्या बना देगी, ये बना देगी एंटी आर एच आपके एंटीबॉडीज, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही बेटा इनका फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होगा, होगा क्या, आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दैट मींस क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज जो है बेटा आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या आपको बेटा समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो बेटा जो मैंने आपको बताया है उसे लिखना शुरू करें, आओ चलो लिखना शुरू करते हैं। तो आर एच नेगेटिव में आपको क्या पता है, आर एच नेगेटिव में बेटा आप एक बात जानते हो, और पता वो बात क्या है कि इसकी आरबीसी के पास क्या है, ये जो आर एच नेगेटिव है बेटा इसकी जो आरबीसी है इसके पास क्या नहीं है, आरबीसी नॉट हैव, आरबीसी नॉट हैव, क्या नहीं है बेटा, आर एच फैक्टर, उसके पास तो है बेटा, इसके पास नहीं है, क्या नहीं है बेटा, इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है। अब होगा क्या, जब बेटा ये इसको ब्लड देने की कोशिश करेगा तब होगा क्या, जो आर एच फैक्टर है वो बेटा कहां से आने की कोशिश करेगा, जो आपका आर एच फैक्टर है बेटा वो आपके ब्लड डोनर से आने की कोशिश करेगा। तो आप लिखोगे बेटा आर एच फैक्टर, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा आर एच फैक्टर कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है बेटा, आर एच फैक्टर कमिंग फ्रॉम डोनर, फ्रॉम डोनर ब्लड, डोनर ब्लड। और ये कैसा ट्रीट होगा, आप लिखोगे बेटा विल बी, आप लिखोगे बेटा क्या, आप लिखोगे विल बी ट्रीटेड, विल बी ट्रीटेड एज, इसको कैसे ट्रीट करा जाएगा, एज अ फॉरेन पार्टिकल, विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन पार्टिकल। और बॉडी क्या करेगी बेटा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन पार्टिकल। और हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या करेगा बेटा, आप लिखोगे इम्यून सिस्टम स्टार्ट, इम्यून सिस्टम क्या करेगा बेटा, इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर देगा बेटा, इम्यून सिस्टम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंड आर एच फैक्टर, वही बेटा आर एच एंटीजन ही है ये आर एच फैक्टर, अगेंस्ट आर एच फैक्टर। और इसके बाद क्या होगा बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी क्लम्पिंग, फिर क्या होगा बेटा, फिर होगा बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी कि क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, देन होगा बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब होगा क्या बेटा, मतलब होगा क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, मतलब हो जाएगा बेटा क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं वहां पर आ गया हूं। तो बेटा ऐसा करते हैं, पहली बात तो इस क्रॉस को हटा देते हैं, बड़ा ही भद्दा लग रहा है ये, यहां पे लिख देते हैं कांट गिव, कांट गिव, आर एच पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, इसका रीजन मैंने लिख दिया है, फिर से बता देता हूं, नेगेटिव वाले के पास कोई भी आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जब ये आर एच पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव को ब्लड देगा तो ये आर एच फैक्टर आएगा, और जब ये इसकी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन पार्टिकल मानेगा और इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जैसे ही एंटीबॉडी बनेंगी तो आर एच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और आपका बेटा ब्लड जो है क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि क्लम्पिंग ऑफ ब्लड आपकी शुरू हो जाएगी। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा आपके पास टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं, 8 हो जाएंगे बेटा, ए बी और ओ 4 हो गए, बट बेटा पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हैं, तो लिख दूं यहाँ पे टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं बेटा, टोटल ब्लड ग्रुप है बेटा आपके 8। ठीक है, कैसे हैं 8, एक है बेटा आपका ए पॉजिटिव,
एक है बेटा आपका ई नेगेटिव, ए नेगेटिव सॉरी बेटा, फिर आता है बेटा बी पॉजिटिव, उसके बाद आता है बेटा बी नेगेटिव, देन आता है बेटा ए बी पॉजिटिव, देन आता है बेटा ए बी नेगेटिव, और बेटा देन आता है ओ पॉजिटिव, और देन आता है बेटा ओ नेगेटिव। क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। क्या आपको बेटा समझ में आ गया कि नेगेटिव वाला क्यों दे सकता है, पॉजिटिव वाला क्यों नेगेटिव को नहीं दे सकता? देखो जरा ध्यान से, क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव वाला अगर ब्लड देने की कोशिश करेगा पॉजिटिव को, तो बेटा नेगेटिव के पास जो है क्या कहते हैं, नेगेटिव वाला नेगेटिव को इजीली दे देगा। आपको पता है दोनों के पास नहीं है आरएच फैक्टर, नेगेटिव वाले के पास आरएच फैक्टर नहीं है, पॉजिटिव वाले के पास है। तो जब ये जाएगा तो अब खुद कुछ नहीं लेके यार उसके पास है, तो उसको कोई समस्या नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनने वाली। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा तो बेटा आरएच फैक्टर वहां पहले से प्रेजेंट है। जब ये आरएच फैक्टर वहां पे जाएगा तो ये कहेगा कि भैया आरएच हमारे पास पहले से था, तुम आए हो तो हम तुम्हें तो जानते हैं, तुम्हारे खिलाफ तो हमें कुछ करना नहीं है। बट नेगेटिव वाले की बॉडी कभी नहीं जानती आरएच फैक्टर जैसा कुछ होता है। तो जब आप पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप दे हुए नेगेटिव वाले को, तो बेटा आरएच फैक्टर जो है नेगेटिव वाले में घुसने की कोशिश करेगा, बॉडी फॉरेन पार्टिकल मारेगी, लात मार के निकाल देगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी पढ़ लें, आ जाओ बेटा। आज आरएच की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एबीओ ग्रुपिंग की पढ़ेंगे और कोगुलेशन ऑफ ब्लड की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे पहले डायग्राम देखो जो रह गया था बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये है बेटा आरबीसी, रेड रेड अलग ही दिख रही है। प्लेटलेट्स आपको ये सेल फ्रेगमेंट्स अलग ही दिख रहे हैं। देखो बेटा ये हैं आपकी प्लेटलेट्स, ये सेल फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं। इओसिनोफिल में देखो बेटा न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है, हेडफोन शेप दिख रहा है, बाइलोब्ड। फिर देखो बेटा बेसोफिल का डायग्राम ये रहा। न्यूट्रोफिल बेटा मल्टी लोब्ड आपको दिख ही रहा है। मोनोसाइट आपको बेटा यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। एक मिनट यार, ये आपको दिख रहा है बेटा किडनी शेप, ये देखो बेटा किडनी शेप आपको दिख रहा होगा। फिर बेटा आपको लिम्फोसाइट दिख रहा होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के दोनों के डायग्राम दे रखे हैं। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। ये डायग्राम बेटा एज इट इज आपके एनसीईआरटी में आ जाएंगे, तो आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए कि कौन सा बी लिम्फोसाइट है, कौन सा टी लिम्फोसाइट है। मैं मानता हूं बेटा कभी कभी समस्या होती है, आप पहचान नहीं पाते हो। देखो जैसे इओसिनोफिल को आप बड़े आसानी से पहचान लोगे, हेडफोन शेप है। रेड ब्लड सेल को आप आसानी से पहचान लोगे। प्लेटलेट सेल के टुकड़े अलग ही दिख रहे हैं, उनको पहचान लोगे। बेसोफिल को आप पहचान लोगे। न्यूट्रोफिल को पहचानना आसान है, मोनोसाइट को पहचानना आसान है, बीन शेप की वजह से, किडनी शेप की वजह से। लिम्फोसाइट में कभी जब आप बेटा गचका खा जाते हो, क्योंकि राउंड एंड न्यू ये आपकी कैसी होती है, राउंड होती है और आपकी लार्ज होती है, दोनों ही दिख रही है। तो आपको बेटा याद रखना है बी वाली जो है एक तरफ ज्यादा खिसकी पड़ी है, जबकि टी वाली जो है बराबर सी चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, आपको ये डायग्राम अपने दिमाग में एज इट इज सेट कर लेने हैं। अब देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं आओ। तो शुरुआत करते हैं बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड से। इससे शुरुआत करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड से। देखो जरा ध्यान से, तो होता क्या है, एनसीईआरटी ने बेटा बड़ा ही पागलपन करा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड की एनसीईआरटी में। हमने जो सीधी प्रोसेस पढ़ाई है उन्होंने थोड़ा उल्टा लिखा है, पर आपको समझ में आ जाएगी। देखो, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, तो आपको पता है बेटा जब भी आप अपनी उंगली को किसी चीज से कटवा लेते हो या फिर आप अपने आप को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा लेते हो, योर वुंड वुड नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप देखते हो आपका जो घाव होता है, जहां पर आपके कट लगा होता है, वो लंबे समय तक वहां से बेटा खून बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता? देखो, यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। जनरली क्या होता है बेटा, आपका जो ब्लड होता है कुछ समय बाद वहां से बहना बंद कर देता है। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों? क्योंकि आपके केपी भैया ने आपको बता दिया है। क्योंकि ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो बेटा आपका जो ब्लड होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास बेटा क्लॉटिंग होती है, कोगुलेशन होता है, कोई भी इंजरी होती है, फिर ट्रॉमा। बेटा होता क्या, इंजरी छोटी होती है, ट्रॉमा उसी का बड़ा रूप होता है। जैसे कि आपने देखा हो किसी का खतरनाक एक्सीडेंट होता है, उसकी ब्रेन में बहुत ज्यादा चोट आती है, ब्लड ब्रेन में ज्यादा, आपके क्या कहते हैं, आपके यहाँ से सिर फटना, आपके यहाँ से ब्लड लॉस होना ब्रेन से। तो इस कंडीशन में बेटा जब बड़ी इंजरी होती है तो उसी को कहा जाता है आपके ट्रॉमा। ठीक है, तो होता क्या, जब भी इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, तो आपके वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा ये जो मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या इंश्योर करता है, ये एक बात को इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी से बेटा इंजरी होने पर ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो। देखो जरा ध्यान से, यू वुड
have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period। तो आप क्या देखते हो कि जब इंजरी हो जाती है उसके कुछ समय बाद जो है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जब बेटा हीलिंग हो जाती है, मैं कह रहा हूं ना एनसीईआरटी उल्टा चल रही है, तो आप जो कट जहां पे लगा होता है, जहां पे इंजरी हो जाती है, वहां पे आपको एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम यानी कि बेटा वही क्लॉट, आपको एक लेयर देखने को मिलती है, ब्राउन कलर की बेटा पपड़ी सी नहीं आ जाती इंजरी के ऊपर, तो वो आपको देखने को मिलती है ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, इट इज अ क्लॉट और कॉगुलम, इसी को बेटा आपके क्लॉट या फिर कॉगुलम कहते हैं। फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो बेटा ये जो क्लॉट और कॉगुलम जो होता है ये क्या किससे मिलकर बना हुआ होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसको हम कहते हैं बेटा फिब्रिन्स, और इन्हीं फिब्रिन्स के अंदर बेटा आपके क्या ट्रैप होता है, आपके बेटा डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इसके अंदर फंसे हुए होते हैं, जो आपको काला काला बेटा दिखता है। ठीक है, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो बेटा देख रहे हो उल्टा चल रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि फिब्रिन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं कन्वर्जन से। किसका कन्वर्जन होता है, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस होते हैं जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, इसके कन्वर्जन से होते हैं। इसका कन्वर्जन कौन करता है, देखो एनसीईआरटी लिखती है बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बेटा इसका क्या करता है, कन्वर्जन करता है। देखो बेटा थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। फिर एनसीईआरटी कहती है कि ये जो थ्रोम्बिन ये काम कर रहा है ना, क्या काम कर रहा है, ये इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये थ्रोम्बिन पहले खुद इनएक्टिव होता है, किसकी फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन की में। ये बाद में खुद जो है बेटा क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन खुद इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव फॉर्म में आता है थ्रोम्बिन। और इसमें कौन मदद करता है, देखो एनसीईआरटी बताती है एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। तो बेटा ये जो अबव रिएक्शन हो रही है, अबव रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना है, इसको कौन कराता है, इसको कराता है बेटा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम होता है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज, जिसका नाम होता है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है बेटा, दिस एनसीईआरटी कहती है बेटा दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं बेटा कैस्केड प्रोसेस। तो बेटा ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये आपका फॉर्म होता है सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, काफी सारी रिएक्शन होती है जो एक दूसरे से बेटा लिंक होती है, इसी को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, जो कि इन्वॉल्व करती है बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, an injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। तो आप जानते हैं बेटा जैसे कोई इंजरी होती है या फिर ट्रॉमा होता है तो आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिलीज करती हैं सर्टेन फैक्टर्स। प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहा है बेटा ये, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन नहीं बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कभी अभी देखो गलती हो जाती है यार, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जो कि आपका इनिशिएट करता है किस मैकेनिज्म को, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी कैन आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। तो आप देखते हो कि कुछ सर्टेन फैक्टर्स बेटा आपका टिश्यू भी जो साइड जिस साइड पर इंजरी होती है वो भी बेटा कुछ आपके फैक्टर्स यानी कि वही बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है और ये भी इनिशिएट करते हैं किसको बेटा, कोगुलेशन को। एनसीईआरटी फिर बेटा धीरे से एक लाइन लिख जाती है, कैल्शियम आयन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। बेटा कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, कहां पर करते हैं ये बात भी हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, फिर इसके बाद आते हैं बेटा ब्लड ग्रुप्स। एज यू नो ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपेयर्स टू बी सिमिलर। जब आप देखते हो बेटा ह्यूमन बींग्स का ब्लड ग्रुप, आप देखते हो कि डिफर करता है डिफरेंट एस्पेक्ट में, यानी कि बेटा डिफरेंट होता है। ठीक है, बट ये दिखता ऐसा है कि एकदम सिमिलर है। आप अपने कट लगा लो, आप किसी बाहर वाले के कट लगा लो, दिखेगा ये लाल ही, बट ये बेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। कैसे, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन। तो बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ब्लड की करी गई है, उसमें से ही टू सच ग्रुपिंग्स कौन कौन सी हैं, एक है बेटा एबीओ ग्रुपिंग, एक है बेटा आपकी कौन सी एबीओ ग्रुपिंग, दूसरी है बेटा आपकी आरएच ग्रुपिंग। द एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा एनसीईआरटी कहती है कि एबीओ और जो आरएच ग्रुपिंग है
उनको जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बेटा आपके क्या कहते हैं जाना जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद आती है बेटा आपकी क्या एवियो ग्रुपिंग। एवियो ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। तो बेटा जो एवियो ग्रुपिंग होती है वो आपकी किसके ऊपर बेस है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस, या तो बेटा वो प्रेजेंस होगा या फिर एब्सेंस होगी, कौन, दो सरफेस एंटीजन। अब एंटीजन क्या होते हैं, देखो एनसीईआरटी कहती है केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। तो बेटा ऐसे केमिकल्स जो आपके इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं उन्हीं को कहते हैं एंटीजेंस, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं ऑन आरबीसीज नेमली ए एंड बी, जो कि बेटा आपके आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। नाम इन एंटीजेंस के क्या होता है, ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। इसी तरीके से बेटा आपका जो प्लाज्मा होता है आपके डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, जैसे कि आपका और मेरा, वो इन्हीं एंटीजेंस के खिलाफ बेटा आपके क्या कहते हैं दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस। तो बेटा ऐसे प्रोटीन्स जो इन एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में बनते हैं उन्हीं को कहते हैं आपके एंटीबॉडी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी इन देयर 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। तो बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का 4 ब्लड ग्रुप्स में करा गया है। कौन कौन से बेटा, देखो ए बी ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर गिवन इन टेबल 15.1। ठीक है बेटा, अभी हम आपको टेबल भी दिखाएंगे। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप बेटा ये जानते होंगे कि जब भी ब्लड का आपका जो डोनेशन कराया जाता है, ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, तो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, तो आप कोई सा भी ब्लड यूज नहीं कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बेटा कोई किसी भी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आप बेटा डोनर और जो है रेसिपिएंट का ब्लड जो है बेटा मैच करते हो, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, यानी कि बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो बेटा क्यों करते हो आप ये सब, जिससे कि आप अवॉइड कर सको किसको, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को। तो बेटा जो डोनर्स, द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज शोन इन टेबल 15.1। देखो बेटा वही टेबल है, ए बी ओ, एंटीजन कौन से है, ए बी नील। तो बेटा ये वही टेबल है जो हमने आपको करा दी है, मैं वापस इस टेबल को डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन्स विद एनी ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो बेटा जब आप ऊपर वाली टेबल को देखते हो, जो कि हमने आपको बताया भी था कि ओ वाला सबको दे रहा है, ए को भी दे रखा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, और अपने को तो देगा ही देगा, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए बी वाले को देखो बेटा, ए बी वाला सबसे ले रहा है, ए बी वाला ए बी से तो ले ही रहा है, इसके अलावा ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है। while person with AB group can accept blood from persons AB as well as the other group of blood। जब क्या बेटा AB ब्लड ग्रुप वाले इंसान को देखते हो तो आप ये देखते हो कि वो AB वाले से तो ब्लड ग्रुप ले ही रहा है, इसके अलावा वो बेटा A से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है, O से भी ले रहा है, इसलिए बेटा ऐसे पर्सन्स को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बेटा आपको इस समझ में आ गया, हाँ या ना? तो बेटा मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो थैंक यू स्लाइड लाते हैं बेटा, आ जाओ, कहाँ गई आपकी थैंक यू स्लाइड? तो बेटा जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, थैंक यू सो मच बेटा, आप यहाँ तक आए, आपने ये लेक्चर लिया, आपको बहुत मजा आया होगा। कल बेटा मैं आपको और बेहतरीन, आपको इसी में एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी नहीं, अगर आ गया तो बेटा टॉपरों के भी तोते उड़ सकते हैं, ऐसा समझ रहे हो, पर हम फिर भी आपको वो कल कराएंगे और आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आज आ गया होगा। कल उसकी छोटी सी एक एप्लीकेशन दिखाएंगे, ठीक है? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।